हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आप सबों के एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 7। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? द नेम ऑफ द चैप्टर इज विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। एज द नेम सो, विंड्स किसकी बात चल रही है? सबसे पहले भाई साहब बात चल रही है विंड्स की, मतलब हवा की। एक मिनट थोड़ा पहले इसको ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। विंड्स की बात चल रही है और किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? वी शैल स्टडी अबाउट स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। चलो, ये जो चैप्टर है दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, सो प्लीज डोंट स्किप द वीडियो टिल एंड ना। लास्ट तक आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और बिल्कुल कंसंट्रेशन को बनाए रखेंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू एडजस्ट आवर स्क्रीन। ओके, लुक हियर। अब यहां से शुरू होता है फ्रॉम अ स्टोरी, दैट इज स्टोरी ऑफ ओडिशा। चल ठीक है, उड़ीसा में क्या हुआ था उस स्टोरी से ये पूरा चैप्टर शुरू होता है। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी लाइन बाय लाइन ना, और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? लाइन बाय लाइन पूरे स्टोरी को पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि क्या होता है विंड और स्टॉर्म वगैरह। ठीक है, चलो देखो बच्चे, ओडिशा वाज हिट बाय अ साइक्लोन विद विंड स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर ऑन 18 अक्टूबर 1999। देखो जो भारत है ना, भारत में क्या है, देयर इज अ स्टेट कॉल्ड ओडिशा। ठीक है, ये पूर्वी तट पे क्या है, भारत का समुद्रीय तट पे बे ऑफ बंगाल के पास क्या है, एक राज्य है, उसका नाम है ओडिशा। क्या हुआ था वहां पे एक साइक्लोन आया था। कब साइक्लोन आया था? साइक्लोन आया था 18 अक्टूबर 1909 को, मतलब 18 अक्टूबर 1999 में एक वहां पे क्या आया था? साइक्लोन आया था। एंड द स्पीड ऑफ दिस साइक्लोन वाज 200 किलोमीटर पर आवर। और इस साइक्लोन का स्पीड जान रहे हो बच्चों कितना था? 200 किलोमीटर पर आवर। कभी तुम लोग बाइक पे बैठे हो, बाइक का स्पीड देखते हो ना, जैसे ही बाइक 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है तो आप लोगों को कितना तेज हवा लगने लगता है। अब सोचो कि व्हेन विंड वाज ब्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर्स, व्हाट वुड बी हैपनिंग देयर? यू कैन इमेजिन ना, आप लोग समझ सकते हैं कि जब विंड 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा तो उसमें वहां पे कितना तेज हवा चल रहा होगा, आंधी चल रहा होगा। समझ में आ रही है? चलो आगे देखते हैं। कहता है कि द साइक्लोन स्मैश्ड 40,000 हाउसेस मेकिंग 7 लाख पीपल होमलेस। और जो था ना, जो स्टॉर्म चल रहा था, जो साइक्लोन था, उससे 45,000 से भी ज्यादा घर जो था ना, वो पूरी तरह से आंधी में क्या हुआ, उड़ गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और ऑन क्या हुआ, 29th October the same year, a second cyclone with wind speed of 260 km per hour hit Orissa again. अभी तो एक हुआ ही था यहाँ खत्म, उसमें 45,000 घर उड़ गए थे और 7 लाख लोग क्या हुआ था, वो बेघर हो गए थे। और उसी साल सेकेंड टाइम फिर से एक साइक्लोन आ गया। अब जो सेकेंड टाइम जो साइक्लोन आया उसका तो स्पीड और ज्यादा था। उसका स्पीड कितना था? द स्पीड ऑफ दैट साइक्लोन वाज 260 किलोमीटर पर आवर। अब सोचो कि इतना स्पीड में जब साइक्लोन आया होगा तो वहां का क्या सिनेरियो रहा होगा। पूरा दृश्य बदल गया, वहां जज्बात भी बदल गए। ये वाला तो सुने होंगे ना आप लोग डायलॉग, तो ये वहां पे पूरी तरह से हो गया। इट वाज एक्कम्पनाइड बाय वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर हाई। अब देखो वहां पे क्या हुआ, जो ये विंड आया उसके चलते क्या हुआ, वहां पे पानी 9 मीटर तक ऊंचा उठ गया। 1 मीटर में लगभग 3 फीट होता है, यानी 9 मीटर हाई, मतलब 9 3 27 फीट हाई। आप सोच सकते हैं 27 फीट हाई जो वाटर लेवल होगा वो कितना हानि पहुंचाया होगा वहां पे। आगे कहता है थाउजेंड्स ऑफ द पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। ठीक है, वहां पे जो थे ना, मतलब 1000 से भी ज्यादा लोग क्या किए, अपना जीवन खो दिए, वो मृत्यु को प्राप्त हुए। आगे कहता है प्रॉपर्टी वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज वाज डिस्ट्रॉयड। और वहां पे करोड़ों की संपत्ति क्या हो गई, बर्बाद हो गई इस स्टॉर्म में। द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। और वहां जो साइक्लोन जो आया था ना, वो पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। वहां के क्या था, वहां का जितना भी समुद्र के किनारे का शहर था ना, वहां पे एकदम भयंकर तबाही मचा के छोड़ दिया। चलो आगे देखते हैं क्या हुआ। बट व्हाट आर साइक्लोन्स? अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा आफ्टर लिसनिंग दिस स्टोरी, सर व्हाट इज दिस साइक्लोन मीन ना। क्योंकि आप लोग क्या है, यू ऑल आर स्टूडेंट ऑफ साइंस, तो साइंस में हम लोगों को क्या पढ़ना रहता है कि कोई चीज क्या, क्यों, कैसे, इसका जो उत्तर है ना, ये हम लोग किसमें, साइंस में प्राप्त करते हैं। तो आफ्टर लिसनिंग दिस स्टोरी यू
वुड बी थिंकिंग दैट्स व्हाट इज साइक्लोन्स, ठीक है। और इसी साइक्लोन्स के बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो पूरी तरह से चैप्टर्स ही हैं विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स के बारे में, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। हाउ आर दे फॉर्म्ड, अब साइक्लोन्स क्या हैं, ये कैसे फॉर्म होते हैं, व्हाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, और वो इतना अधिक हानि क्यों पहुंचाते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग धीरे धीरे करके नीचे स्टडी करेंगे। इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चंस, और इस चैप्टर में हम लोग इसी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर लेने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। वी बिगिन विद सम एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग एयर, हम लोग इन सारी चीजों को समझने से पहले कुछ एक्टिविटीज करेंगे जिसमें किसमें हवा का जो हवा क्या क्या कर सकता है, या जो एयर होता है वो किस तरह का इफेक्ट डालता है, या उस पर हीट वगैरह का क्या इफेक्ट होता है, उसको हम लोग कुछ एक्टिविटीज के माध्यम से समझेंगे। दिस एक्टिविटीज विल क्लैरिफाई सम बेसिक फीचर्स कंसर्निंग अ साइक्लोन, और उस एक्टिविटी से जो साइक्लोन बनने की जो प्रक्रिया है उसको समझने में हम लोगों को मदद मिलेगा। बिफोर वी बिगिन रिमेंबर दैट द मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। देखो एक यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनीशन लिखा गया है, किसका, विंड का डिफिनीशन लिखा गया है। कहता है कि रिमेंबर दैट द मूविंग एयर, जो मूविंग एयर होता है ना, जो मूविंग एयर होता है दैट इज कॉल्ड विंड ना। मूविंग एयर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, विंड के नाम से जानते हैं। आप लोगों से अगर अब डिफिनीशन पूछा जाएगा कि डिफाइन द टर्म विंड, देन यू कैन वेरी इजीली डिफाइन इट। व्हाट इज दिस, द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, बता सकते हैं आप लोग अपने क्लासरूम में। चलो आगे देखते हैं। नाउ वी हैव एक्टिविटी 8.1। व्हाट इज गिवन इन दिस एक्टिविटी, लुक ऑन द बोर्ड। what is written here, whenever an electricity involves heating be very careful। देखो जब भी क्या होगा ना, जब हम लोग किसी चीज को बॉयल करेंगे, गर्म करेंगे, या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का उपयोग करेंगे, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को बहुत केयरफुल रहना है, ठीक है। It is advised that such activities are performed in the presence of an elderly person from your family। और जब भी आप कोई एक्टिविटी करेंगे जिसमें आग का उपयोग हो, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग हो, किसी शार्प चीज का उपयोग हो, तो उस समय क्या करेंगे, आप अपने घर के किसी बड़े व्यक्ति के सामने उस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, या फिर आप अपने टीचर के देखरेख में उसको क्या करेंगे, उस एक्टिविटी को करेंगे। चलिए आगे कहता है, यू नीड टू बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। आप लोगों को जो एक्टिविटी अभी करवाया गया वहां पे क्या गर्म करना है, पानी आप लोगों को करना है। टेक अ टीन कैन विथ अ लीड, आप लोगों को एक टीन का डब्बा लेना है जिसमें क्या हो, ढक्कन भी हो, ऊपर से ढक्कन वाला टीन का डब्बा लेंगे। फिल इट अप्रोक्सीमेटली हाफ विथ वाटर, और इसको क्या करना है, आधे तक पानी से भर लेना है। जैसे मान लो मेरे प्यारे बच्चों कि अगर तुम्हारे पास अगर टीन का एक डब्बा है जिसके ऊपर से क्या लगा हुआ है, ढक्कन भी लगा हुआ है, इस तरह का एक ढक्कन भी है इसमें ना, लीड है, और इसको कैसे भर लेना है, आधे तक इसको पानी से भर के रखना है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है। हीट द कैन ऑन अ कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉयल्स, और वो जो टीन का डब्बा है उसके नीचे से क्या करना है, एक मोमबत्ती हमको जला लेना है, और ये जो मोमबत्ती से जो आग निकलेगा उसे धीरे धीरे करके गर्म करना है। तब तक गर्म करना है जब तक कि वो पानी धीरे धीरे बॉयल ना होने लगे। यहां तक बात समझ में आ रही है। लेट द वाटर बॉयल फॉर अ फ्यू मिनट्स, और जो पानी है उसको कुछ समय तक क्या करना है, गर्म करना है। ब्लो आउट द कैंडल, और उसके बाद कैंडल के आग को हम लोगों को बुझा देना है, ठीक है। इमीडिएटली पुट द लीड, और जैसे ही हम लोग कैंडल का आग बुझाएंगे, जब पानी गर्म होने लगा तो उससे क्या होगा, उससे वाष्प ऊपर उठेगा। अरे बात समझ में, तो जो वाटर वेपर ऊपर उठ रहा है उसी समय जैसे ही हम लोग मोमबत्ती को बुझाते हैं, ऊपर से उसका ढक्कन बंद कर देते हैं। किसका, टीन कैन का ढक्कन हम लोग बंद कर देते हैं। इमीडिएटली पुट द लीड टाइटली ऑन द कैन, बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन, और जब भी आप गर्म कैन को हैंडल करें तो आप हमेशा केयरफुल रहें। पुट द कैन केयरफुली इन अ सैलो मेटालिक वेसल और अ वॉश बेसिन, और उसके बाद क्या करना है, वॉश बेसिन जहां पे आप लोग अपना चेहरा वगैरह साफ करते हैं ना, उसके नीचे कैन को ले जाकर के तुरंत से पानी नल खोल दें ताकि उसके ऊपर से क्या गिर सके, पानी गिर सके, ठंडा पानी ना। कहता है pour fresh water over the can, what happens to the shape of the can, the shape of the can will deform। ठीक है, जो कैन का शेप है वो पूरी तरह से क्या होगा, बदल जाएगा। इसको अभी हम लोग देखते हैं, एक फिगर हमारे पास दिखाया गया है, देखो लुक एट द फिगर, व्हाट इज गिवन हियर, दिस इज द कैन, व्हाट इज हैपनिंग, ये देख रहे हो ना, इसको गर्म किया जा रहा है यहाँ पर, एंड आफ्टर पोरिंग द कोल्ड वाटर व्हाट इज हैपनिंग, इट्स शेप इज डिफॉर्मिंग। यहाँ तक दिख रहा है इसका शेप पूरी तरह से क्या हो गया, बदल गया। अभी क्यों हो रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग, अबाउट दिस वी शैल स्टडी लेटर ना, अभी आगे में ये दिया हुआ है, मैं इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। चलो देखो,
कैन विथ हॉट वाटर बीइंग कूल्ड ना, ठंडा होने के बाद उसका आकार चेंज हो गया। चलो देखो, कैन यू गेस व्हाई द शेप ऑफ द कैन गेट्स डिस्टॉर्टेड? क्या आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका पूरा आकार क्यों बदल गया? अभी आप लोग अंदाजा लगाइए, मैं इसका उत्तर अभी आगे दूंगा, अभी थोड़ा समझते हैं। इफ यू कैन नॉट गेट अ टीन कैन, टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक बोतल। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों के पास टीन कैन नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, प्लास्टिक का बोतल लेकर के इसी एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। फिल इट विथ हॉट वाटर, जो प्लास्टिक का बोतल आप लिए है ना, उसमें आपको क्या करना है, गर्म पानी भरना है। एम्प्टी द बोतल एंड इमीडिएटली कैप इट टाइटली, और पानी को गिरा करके और तुरंत से उसके कैप को जल्दी से लगा लेना है। प्लेस द बोतल अंडर रनिंग वाटर, और उसके बाद क्या करना है, नल खोल करके उसको ठंडा पानी के नीचे उस बोतल को रखना है। उससे क्या होगा, रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, और उसके बाद अपने एक्सपीरियंस को याद करेंगे। व्हेन यू फ्लाई अ काइट, ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, जब एक पतंग को उड़ाते हैं, डज द विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प? पतंग कभी उड़ाए हो? पतंग जब हम लोग उड़ाते हैं तो हमारे पीछे से जो हवा आती है वो क्या करती है, पतंग को उड़ने में मदद करती है। दैट हेल्प्स इन फ्लैटरिंग द व्हाट, काइट ना। आगे देखो, इफ यू आर इन अ बोट, अगर मान लो तुम एक बोट में हो, इट इज इजियर टू रॉ इट इफ देयर इज अ विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू। अगर आप कोई जहाज में बैठे हो या बोट चला रहे हो, ठीक है, तो अगर पीछे से हवा आ रही है तो आप लोगों को आगे धक्का देती है। नहीं, साइकिल भी जब चलाते होंगे, कभी विंड पीछे से धक्का देती है तो क्या होता है, बहुत तेजी से हम लोग साइकिल आगे चला सकते हैं। और वही अपोजिट से आएगा तो भाई साइकिल तो रुक जाएगा, खड़ा हो जाएगा। यू नो दैट वी हैव टू फील एयर इनटू द बाइसिकल ट्यूब टू कीप इट टाइट। हम लोग क्या करते हैं, सबके पास साइकिल होगा, छोटे बच्चे आप लोग साइकिल देखे होंगे, उसमें हवा देते हैं, एयर प्रेशर हम लोग बढ़ाते हैं। क्यों? ताकि उसका ट्यूब कैसा रह सके, टाइट रह सके। ऑल्सो यू नो दैट अ बाइसिकल ट्यूब ओवरफिल्ड विद द एयर में बर्स्ट, ठीक है, और जो ब्रस्ट कर जाता है, क्या होता है, जो जब बहुत ज्यादा हम लोग हवा दे देते हैं तो क्या होता है, जो ट्यूब रहता है ना वो कभी कभी फट जाता है। व्हाट इज द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब? अब देखो यहां पे भी एक प्रश्न उठता है कि ये जो एयर है ट्यूब के भीतर क्या कर रहा है। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स हाउ द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब कीप्स इट इन शेप। अब अपने मित्रों से आप लोग बात कीजिए, चर्चा कीजिए कि ये जो ट्यूब के भीतर जो हवा भरा हुआ है ना, उसको क्या कर रहा है, उसके शेप को कैसे बनाने में मदद करता है। ऑल दीज एक्सपीरियंसेस सो दैट द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। अब देखिए जो मुख्य बात था, ये दोनों एक्टिविटी जो अभी पढ़ रहे थे, द मेन थिंग वाज दैट, ये हम लोगों को समझना था क्या, ऑल दीज एक्सपीरियंसेस सो दैट, यहां से लेकर यहां तक आप लोग क्या करेंगे, एकदम बिल्कुल हमेशा याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या लिखा है, ऑल दीज एक्सपीरियंसेज, ये जितना भी एक्सपेरिमेंट किए उससे हम लोगों को यह अनुभव हुआ, और या फिर उससे यह पता चला, या वो शो करता है क्या, दैट द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, जो हवा है वो क्या डालती है, दबाव डालती है, प्रेशर डालती है किसी चीज के ऊपर। क्लियर है यहां तक? चलो, it is due to this pressure that the leaves of the trees, banners और flags flutter when the wind blows। देखो अब यही बता रहा है कि ये जो प्रेशर है हवा का, इसके चलते क्या होता है भाई, इसके चलते जो पेड़ की पत्तियां हैं वो हिलती हैं। अरे ये बात समझ में, पेड़ की पत्तियां हिलती हैं, या जो फ्लैग है, जो झंडा हम लोग फहराते हैं, वो भी क्या करता है, वो भी ऐसे ऐसे हिलता है हवा में। You can list some more experiences we show that the air has pressure। आप लोग और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस बता सकते हैं जिससे आप लोगों को पता चले कि एयर क्या करता है, प्रेशर डालता है ना। चलो, प्रेशर कुकर का तो आप नाम सुने होंगे, आखिर उसका नाम प्रेशर कुकर क्यों रखा गया है, आप बताइए, कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि उसका प्रेशर कुकर क्यों नाम रखा गया है। लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई द कैन ओवर द बोतल गेट्स डिस्टॉर्टेड। चलो, अब जो मैं पहले वहां पे बताया था ना कि इसका हम लोग आंसर कहां पे समझेंगे, नीचे में समझेंगे, ठीक है, तो उसका आंसर अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। एज वाटर इज पॉर्ड ओवर द कैन, जैसे ही हम लोग जो वो कैन लिए थे ना, कैन के ऊपर जब हम लोग इस फिगर से, देखो इस फिगर से मैं समझा देता हूं वहां पे जो बात लिखा गया है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके ना। देखो क्या हुआ था, यहाँ पे देख रहे हो एक डब्बा बना हुआ है, कैन बना हुआ है ना, इस कैन में हम लोग क्या किए, यहाँ से आग जलाए हैं स्टोव से। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? जब स्टोव से इसमें क्या जाता है, हीट जाता है, तो क्या होता है, इसके भीतर जो वाटर है दैट स्टार्ट्स बॉइलिंग, और वाटर वेपर बनाता है। यहाँ पे क्या बना देगा, वो वाटर वेपर बना देगा। और जैसे ही इसको ले जा करके अचानक से ठंडे पानी के भीतर रखते हैं, तो ये जो वाटर वेपर हैं ये क्या होते हैं,
कॉन्डेंस होते हैं और कॉन्डेंस होकर के ये वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं। किस में बदलते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं। और इसके भीतर कुछ स्थान क्या होता है? इम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है। इस मतलब इसके भीतर का प्रेशर अचानक से कम हो जाता है उसके इम्प्टी होने के चलते। अब जब भीतर का प्रेशर कम होगा तो जो बाहर से एयर इस पे प्रेशर लगा रहा है ना, बाहर से एयर प्रेशर है ज्यादा और भीतर का प्रेशर हो गया कम, तो बाहर का प्रेशर जो है उसको क्या करता है? पिचका देता है ना। अरे यहां तक बात समझ में आ गई। इसीलिए ये क्या होता है? डिस्टोर्टेड, ये डिफॉर्म्ड हो जाता है, इसका जो आकृति है पूरी तरह से बदल जाता है मेरे प्यारे बच्चे। आप लोग अब यहां तक समझ गए होंगे। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं तो क्या होता है। जो मैंने अभी समझाया उसको देखो यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा गया है, उसको अभी मैं पढ़ के बताता हूँ। वाटर इज पोर्ड ओवर द कैन, सम स्टीम इन द कैन कंडेंसेस इनटू द वाटर। जो क्या है? डब्बे के भीतर कुछ स्टीम है, वो कंडेंस होकर के किस में बदल जा रहा है? वाटर में बदल जा रहा है। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ द एयर इनसाइड, और भीतर जो एयर है उसके अमाउंट को क्या हो जा रहा है? उसके चलते चूंकि कंडेंस होकर के वो किस चीज में? वाटर ड्रॉपलेट में बदल गया, तो जो उसके भीतर का हवा है उसका अमाउंट क्या कम हो गया। ठीक है, द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द कैन डिक्रीजेज, और इसके चलते क्या हुआ? डब्बे के भीतर का जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है। देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर फ्रॉम द आउटसाइड, और जो बाहर से आउटसाइड से उस पर प्रेशर लग रहा है ना वो बहुत ज्यादा है, तो डब्बे को क्या कर देता है? एज ए रिजल्ट द कैन गेट्स कंप्रेस्ड। ठीक है, तो डब्बा पचक जाता है और कहानी हो जाता है ओवर। दिस एक्टिविटी अगेन कंफर्म्स दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, और इस एक्टिविटी से हम लोगों को पता चलता है, क्या पता चलता है? दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो आगे देखो। अब हमारे पास दूसरी बात है, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं चूंकि आप लोगों को ऑड लग रहा होगा। ओके बच्चे, चलिए अब ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है इन एक्टिविटी 8.2। व्हाट इज गिवन? हाई स्पीड विंड आर एक्कम्पनाइड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। आ रही है बात समझ में? देखो क्या होता है कि बहुत तेजी से जब हवा चलती है ना, जैसे आप लोग देखे होंगे कि जहां पे बहुत तेजी से क्या होता है? हवा चलती है ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ का इसके नीचे का क्या होगा? प्रेशर जो है ना रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। इसी के बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। बहुत सारे एक्टिविटी इस चैप्टर में दिया गया है, और ये जो चैप्टर है ना आप लोगों का, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेट मी एडजस्ट द स्क्रीन। ओके स्टूडेंट्स, लेट मी एडजस्ट द स्क्रीन। चलो आगे देखते हैं। कहता है क्रम्पल अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर इनटू अ वॉल ऑफ द साइज स्मॉलर देन द माउथ ऑफ द एम्प्टी बोतल। देखो यहाँ पे एक फोटो दिखाया गया है तुमको, इसमें क्या कर रहा है, क्या हो रहा है इसको समझिए। जो नीचे में बताता है कि क्रम्पल अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर इनटू अ बॉल ऑफ साइज स्मॉलर देन द माउथ ऑफ द एम्प्टी बोतल। एक कागज का टुकड़ा है, और कागज का टुकड़ा जैसे देखो यहाँ पे एक कपड़े का टुकड़ा है, इस तरह से इसको बहुत छोटा सा, ऐसे कागज के टुकड़े को ऐसे बहुत छोटा सा हम लोग क्या करते हैं? मोड़ लेते हैं। और देखो इस तरह का जो बोतल है ना, इसके ढक्कन में इसको क्या करेंगे? घुसा देंगे। और ये जो कागज का टुकड़ा होना चाहिए बहुत छोटा टुकड़ा होना चाहिए, इसके मुंह के आकार से छोटा। ये जो यहाँ पे बोतल है ना, इस बोतल के मुंह के आकार से छोटा कागज का टुकड़ा होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं? जब इसमें ऐसे ब्लो करते हैं, एयर ब्लो करते हैं, फूंकते हैं, तो क्या होता है? फूंकने से क्या होगा भाई? ये जो यहाँ का जो इसके माउथ का जो एयर प्रेशर है, अभी मैं बताया ना कि जब एयर ब्लो, हाई स्पीड विंड ब्लो करता है तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा भैया जी? यहाँ का जो प्रेशर है ये प्रेशर हो जाएगा डिक्रीज। प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये जो बोतल के भीतर जो है ना, इधर भी एक प्रेशर लग रहा है। ये प्रेशर कैसा है? ये इंक्रीज्ड प्रेशर है। कैसा? यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है। तो क्या होगा? कितना भी आप फूंक मारिएगा तो ये जो यहाँ पे कौन है भाई साहब, कागज के जो टुकड़े हैं, ये कभी भी बोतल के अंदर नहीं जाएगा बल्कि बोतल से बाहर आने का कोशिश करेगा। क्लियर है यहाँ तक बच्चे? यही बात आप लोगों को लैंग्वेज में नीचे समझाया गया है, इसको हम लोग समझते हैं क्या दिया गया है। स्क्रम्पल अ स्मॉल पीस ऑफ द पेपर इनटू अ वॉल ऑफ द साइज स्मॉलर देन दैट द माउथ ऑफ द एम्प्टी बोतल। एक छोटा सा कागज का टुकड़ा को छोटा करके बोतल के क्या मुंह पे हम लोगों को रख लेना है। उसके बाद होल्ड द एम्प्टी बोतल ऑन इट्स साइड एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड इट्स माउथ। और माउथ में मतलब उसके बोतल के मुंह में उसको डाल देना और हाथ से ऐसे पकड़ लेना है बोतल को। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इट इनटू द बोतल। और उसके बाद क्या करना है? आप लोगों को बोतल में ऐसे करके फूंक मारना है, ऐसे फूंक मारना है। ट्राई द एक्टिविटी विद द बोतल्स ऑफ द डिफरेंट साइजेज। और अलग अलग साइज के बोतल्स को लेकर के इस एक्टिविटी आप लोगों को परफॉर्म करना है मेरे बच्चों। ठीक है, चैलेंज योर फ्रेंड्स इफ दे कैन फोर्स।
और अपने दोस्तों को आप लोगों को चैलेंज भी करना है। क्या चैलेंज करेंगे कि है ताकत, अगर है दम तो फूंक मार के इसको दिखा दो उड़ा करके। ठीक है, मैं कितना दूंगा? 2 रुपया दूंगा। कितना दूंगा? 2 रुपया दूंगा। चलो देखो आगे देखते हैं। द पेपर बॉल इन बाय ब्लोइंग इन टू द बोटल। और क्या होगा? ये कितना भी तुम ब्लो करोगे अंदर नहीं जाने वाला है। पहली एंड बुझो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बोतल? ठीक है, अब जो बुझो और पहली है पूरी तरह से उनका माथा चकराया हुआ है कि आखिर ये जो बोतल के भीतर ये जो पेपर बॉल है हम लोग इसको क्यों नहीं फूंक मार पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी आंसर सेम था जो मैंने पहले आपको डिस्कस करके बता दिया है। चलो नाउ वी हैव एक्टिविटी 8.3 ब्लो द बैलून्स। ठीक है, बलून्स को अब हम लोगों को क्या करना है? ब्लो करना है। टेक 2 बलून्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज। बराबर साइज के 2 बलून्स को, अब हमारे पास एक्टिविटी नया एक्टिविटी है। एक एक्टिविटी तो मैं पहले ही ओवर कर चुका हूं। नाउ वी हैव अनदर एक्टिविटी दैट इज बेस्ड ऑन बलून्स ना। इसमें क्या करना है? 2 बलून आप लोगों को लेना है और दोनों बलून का साइज कैसा होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? दोनों का साइज इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक है, पुट लिटिल वाटर इनटू द। अब देखो इसमें कहता है ये जो दोनों बलून्स है ना इसमें थोड़ा सा पानी भर लेना है। ब्लो अप बोथ द बलून्स एंड टाई ईच वन टू अ स्ट्रिंग। देखो पूरा जो स्टोरी है ना यहाँ तक नीचे तक मैं समझा देता हूँ फिगर से, ताकि पहले आप लोगों को समझ में आ जाए मेरे प्यारे बच्चों को, छोटे बच्चों को। उसके बाद नीचे जो लिखा गया है ना लैंग्वेज उसको मैं पढ़ के सुना दूंगा। देखो क्या कर रहे हैं इसमें, 2 बलून्स आप लोगों को ले लेना है। सबसे पहले उसमें क्या करेंगे हम लोग? पानी थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे? पानी भर लेंगे और इसको किसी लकड़ी के सहारे या फिर किसी रॉड के सहारे इसको बांध करके ऐसे लटका लेना है। थोड़ा सा उसके बीच में आप लोगों को क्या करना है? थोड़ा सा इसके बीच में मेरे प्यारे बच्चे क्या करेंगे? गैप रखेंगे थोड़ा सा, ताकि उसमें फूंक मारा जा सके। उसके बाद ऐसे लटका करके ऐसे बलून्स को और उसके बीच में क्या करेंगे हम लोग? फूंक मारेंगे। तो जब फूंक आप मारिएगा तो एक्चुअली होता क्या है कि यहां से जो हवा निकलता है ना इसके मुंह से, तो क्या होता है? रनिंग एयर डिक्रीजेस द प्रेशर ऑफ व्हाट? जब बहुत तेजी से हवा कहीं पे फूंक मारा जाता है तो उसके नीचे का प्रेशर क्या हो जाता है? घट जाता है। तो इसके चलते क्या होगा? ये जो दोनों बलून्स हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे, थोड़ा सा नजदीक आ जाएंगे। तो यही बात इस पूरे एक्टिविटी में आप लोगों को बताया गया है। मैं पढ़ के आप लोगों को इसको सुना देता हूं। कहता है ब्लो अप बोथ द बलून्स एंड टाई ईच वन टू अ स्ट्रिंग। ठीक है, और उसको एक स्ट्रिंग के सहारे टांग देना है। हैंग द बलून्स 8-10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ साइकिल स्पॉक और स्टिक। साइकिल स्पॉक से या फिर स्टिक के सहायता से उसको टांग लेना है। ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बलून्स। और उसके बाद उसके बीच में जो 2 बलून्स के बीच में जो स्पेस है उसमें हम लोगों को हवा फूंकना है। व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट व्हाट हैपेंस? तो जो हुआ मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ ब्लोइंग ऑन द बलून्स टू सी व्हाट हैपेंस। और अलग अलग तरीके से फूंक मारिए, जो वही करने के लिए बोला गया है बुक में। और उसके बाद आप लोगों को ऑब्जर्वेशन को क्या करना है? लिखना है। कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट? अब देखो ब्लो एंड लिफ्ट गेम खेलेंगे हम लोग ना। आप लोग इस गेम को क्लास में भी खेल सकते हैं। ये वाला तो मेरे प्यारे बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग वाला है। ये इंटरेस्टिंग वाला इसलिए है कि ये स्कूल में हमेशा बच्चे करते रहते हैं। क्या कर रहा है? आप साइंस के एक्सपेरिमेंट को करके अपने टीचर्स को भी दिखा सकते हैं। होल्ड ए स्ट्रिप ऑफ द पेपर। पेपर का छोटा सा टुकड़ा स्ट्रिप को काट लेना है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। देखो इधर एक फिगर है, देखो इस तरह से क्या करना है? पेपर के टुकड़े को तुम लोगों को काट लेना है, एक स्ट्रिप को। और उसके बाद क्या करना है भाई? उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि उसके बाद आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, काट लिए स्ट्रिप को। आगे देखो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड। इसको कितना होना चाहिए? 20 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए और कहता है 3 सेंटीमीटर वाइड होना चाहिए। बिटवीन, अब देखिए आगे क्या कहता है? बिटवीन योर थंब एंड 4 फिंगर एज शोन इन द फिगर। और इस तरह से अपने उंगली में थंब और 4 फिंगर में ऐसे पकड़ करके रखना है। ठीक है, फिगर 8.5। नाउ ब्लो ओवर द पेपर। और पेपर के ऊपर में क्या करना है? फूंक मारना है, ऐसे फूंक मारना है ना। तो क्या होगा? इससे क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द पेपर? अब पेपर में क्या होगा आप बताइए, आप लोग बता सकते हैं। कहता है लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटी 8.2, 8.3 एंड 8.4। तो ये तो अभी हम लोग ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे, उससे पहले फूंक मारने पे क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसी ऑब्जर्वेशन को नीचे भी बताया गया, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे ही यहाँ पे भाई साहब फूंक मारते हैं तो ऊपर का क्या होता है? एयर प्रेशर लो हो जाता है और नीचे से जो है एयर क्या कर रहा है? देखो यहाँ का प्रेशर क्या हो गया? यहाँ का प्रेशर हो गया लो। और यहाँ पे क्या है? फ्रॉम downside what is happening? There is a high pressure that creates what?
और ये जो हाई प्रेशर है इसके चलते ये देखो ऊपर में उठ जाता है कागज का टुकड़ा। क्लियर है यहां तक मेरे प्यारे बच्चों? चलो आगे देखो, इसी बात को तुम लोगों को यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में समझाया गया है। इस जो एक्टिविटी की है उसके ऑब्जर्वेशंस को 8.2, 8.3 एंड 8.4 के ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पे बताया गया है। वेयर द ऑब्जर्वेशंस अलोंग द लाइन्स यू थॉट, डू यू गेट द फीलिंग दैट द इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज accompanied by a reduced air pressure। ठीक है, आप लोगों ने ये सारा जो ऑब्जर्वेशन किया, do you get the feeling that the increased wind speed is accompanied by reduced air pressure। तो वहां पे एयर प्रेशर क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है जब विंड स्पीड क्या हो जाता है, बहुत हाई रहता है, तो उसके नीचे का एयर प्रेशर कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर है यहां तक? चलो आगे देखो, व्हेन वी ब्लो इनटू द माउथ ऑफ द बोतल, जब एक बोतल, जो हम लोग बोतल वाला एक्सपेरिमेंट किए थे 8.1 में, वहां पे क्या था, जब हम लोग फूंक मार रहे थे तो क्या हो रहा था, द एयर नियर द माउथ हैज हायर स्पीड, उसके मुंह पे क्या था, हवा का बहुत ज्यादा स्पीड था। दिस डिक्रीजेस द प्रेशर देयर, जिसके चलते बोतल के मुंह पे क्या हुआ, प्रेशर बहुत डिक्रीज कर गया। द एयर प्रेशर इनसाइड द बोतल इज हायर देन नियर द माउथ, और जो बोतल के भीतर का एयर प्रेशर क्या था, बहुत हायर था उसके मुंह के अपेक्षा। द एयर इनसाइड द बोतल पुशेस द बॉल आउट, और उसके चलते क्या हुआ, उसके भीतर वो जो कागज का टुकड़ा था नहीं जा पाया, बल्कि बाहर आ जा रहा था। In activity 8.3 you saw that when you blew between the balloons, 8.3 जो आपका एक्टिविटी था उसमें आप लोगों ने क्या देखा कि जब बलून्स के बीच में आप फूंक मार रहे थे towards each other, how could this happens, this could happen if the pressure of the air between the balloons were somehow reduced। तो उसके बीच का क्या हुआ था, कुछ जब हम लोग प्रेशर से क्या कर रहे थे, विंड ब्लो कर रहे थे, तो एयर प्रेशर वहां का रिड्यूस हो गया था। द प्रेशर आउटसाइड द बलून वुड देन पुश देम टुवर्ड्स ईच अदर, और क्या था, जो बलून के दोनों तरफ से इस तरह से दो बलून हमारे पास लटके हुए थे, जब यहाँ पे क्या मारा गया, फूंक मारा गया, तो इधर का जो प्रेशर था दोनों साइड का, ये दोनों साइड के प्रेशर के कारण, एयर प्रेशर के कारण, ये थोड़ा सा क्या हुआ, आपस में चिपक गया था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इन एक्टिविटी 8.4 व्हाट इज गिवन, यू सो दैट व्हेन you blew over the paper strip it went upward। जैसा कि हम आप लोगों को समझा चुके हैं कि पेपर स्ट्रिप लेकर के जब उसके ऊपर से फूंक मारा गया तो उसके ऊपर क्या हुआ, एयर प्रेशर लो हो गया, डिक्रीज कर गया, और नीचे से क्या हुआ, एयर प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा था, उसके चलते पेपर स्ट्रिप क्या होता है, थोड़ा ऊपर उठ जाता है मेरे प्यारे बच्चों। वी सी दैट द इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज इंडीड accompanied by a reduced air pressure। तो इसके बारे में हम लोग क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो यहां से यहां तक आप लोगों को नोट कर लेना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो हम लोग आगे समझते हैं। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ हाई स्पीड विंड्स ब्लू ओवर द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग। क्या आप लोगों को पता है कि अगर किसी घर के छत के ऊपर से बहुत तेजी से बहुत हाई स्पीड विंड अगर ब्लो करेगा तो क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं? देखो इसका आंसर समझते हैं। इफ द रूफ्स वेयर वीक दे कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे। अगर देखो छत क्या होगा, बहुत कमजोर होगा ना, तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, इफ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। क्या आप लोग कभी इस तरह से होते हुए देखे हैं? अगर आप लोग देखें मेरे प्यारे बच्चों तो आप लोग अपने फ्रेंड्स से इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आगे देखिए, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड्स आर प्रोड्यूस्ड। चलो अब हम लोग समझते हैं कि जो ये विंड है ये प्रोड्यूस कैसे होता है, हाउ दे ब्रिंग रेन एंड हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम्स। और वो बरसात कैसे लेकर के आते हैं, और कभी कभी ये जो विंड है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव, तोड़ फोड़ तबाही कैसे मचा देते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। यू ऑलरेडी नो दैट व्हेन एयर मूव्स इट इज कॉल्ड विंड। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो मूविंग एयर होता है दैट इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मूविंग एयर को हम लोग बोलते हैं विंड। एयर मूव्स फ्रॉम, अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही मजेदार बात बताया गया है कि एयर मूव्स फ्रॉम द region where the air pressure is high to the region where pressure is low। हायर एयर प्रेशर से लोअर एयर प्रेशर की ओर हमेशा क्या होता है, मूवमेंट होता है इसका। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे इस लाइन को आप लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस लाइन को आप लोग बहुत अच्छे से याद करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को सारा चीज अच्छे से समझ में आ सके। चलो आगे देखते हैं। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स। ये जो एयर प्रेशर है इसमें जितना ही डिफरेंस होगा उतना ही फास्ट क्या होगा, एयर का मूवमेंट होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ओके,
बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएटेड इन नेचर, ये जो नेचर है इसमें प्रेशर के बीच में डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है मेरे प्यारे बच्चों, आओ थोड़ा सा इसको समझते हैं। कहता है इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व, देखो जो प्रेशर के बीच में प्रेशर जो होता है ना क्रिएट, वो किसके चलते होता है, टेम्परेचर के चलते होता है क्रिएट, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। द फॉलोइंग एक्टिविटी इज विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस ना, इन सारी बातों को समझने से पहले कुछ हम लोग एक्टिविटी कर लेते हैं, उससे क्या होगा आपको ये सब चीज क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो एयर है, एयर को जब हम लोग गर्म करते हैं तो अपलिफ्ट होता है, और कैसे एयर प्रेशर क्रिएट होता है जिसके चलते एयर इधर से उधर मूव करता है। इन सारी बातों को हम लोग कैसे समझेंगे, विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। चलो देखते हैं। नाउ वी हैव एक्टिविटी 8.3 एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। क्या कहा जा रहा है कि जब हवा गर्म होता है तो एक्सपेंड करता है, मतलब फैल जाता है। अरे बात समझ में, हवा क्या होता है, गर्म होके फैलता है, उसी की बात चल रही है। इसको आप लोग अब समझने का कोशिश कीजिए, दिस हेडिंग ना। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एक्टिविटी 8.5 टेक अ बॉइलिंग ट्यूब। क्या करना है आप लोगों को, टेक अ बॉइलिंग ट्यूब ना, मतलब जिसमें किसी चीज को गर्म किया जा सके वैसा एक ट्यूब लेना है। स्ट्रेच अ बलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब। देखो किस तरह का ट्यूब है, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग ट्यूब। इज विजिबल टू यू ऑल, देखो यहाँ पे ये जो ट्यूब दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग ट्यूब। और इसके ऊपर से क्या करना है, स्ट्रेच बलून, और इसके ऊपर से एक बलून को क्या करना है, लगा देना है इसके माउथ पे। चलो इसी के बारे में लोग पढ़ रहे हैं ना। देखो आगे क्या कहता है कि कहता है कि स्ट्रेच बलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब, यू कैन यूज अ टैप टू मेक इट टाइट। ठीक है, आप लोग एक टेप का भी उपयोग कर सकते हैं, किसके लिए, इसको टाइट लगाने के लिए उसके मुंह पे। You can use a tape to make it tight. Pour some hot water in the beaker, और उसके बाद बीकर में उसको डाल करके और उसमें कुछ क्या करना है, गर्म पानी भर देना है। Insert the boiling tube with the balloons in the hot water, और उसके बाद क्या करना है, बॉइलिंग ट्यूब को हॉट वाटर के साथ कहाँ पे करना है, कहता है इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विद द बलून इन द हॉट वाटर, और हॉट वाटर में उसको डुबा देना है। ऑब्जर्व फॉर 2-3 मिनट्स फॉर एनी चेंज इन द शेप ऑफ द बलून। व्हाट डू यू ऑब्जर्व देन, द बलून्स क्या होता है, वो अपराइट हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाता है। ठीक है, टेक द ट्यूब आउट, लेट इट कूल डाउन, और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उस बलून को बाहर निकाल लेना है और थोड़ी देर तक उसको क्या होने देना है, ठंडा होने देना है, टू रूम टेम्परेचर, ताकि वो आप लोगों के कमरे के तापमान तक ठंडा हो जाए। उसके बाद क्या करेंगे बच्चे, टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अनदर बीकर एंड प्लेस द ट्यूब विद द बलून इन द कोल्ड वाटर फॉर 2-3 मिनट्स। और उसके बाद जब रूम के टेम्परेचर तक ये क्या है, ठंडा जब हो जाए तो उसके बाद इस टेस्ट ट्यूब को निकाल करके आइस क्यूब्स में क्या करना है, कुछ देर तक डीप करके रखना है, 2-3 मिनट तक। क्लियर है, ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ द बलून, और जो शेप है बलून का उसको आपको ऑब्जर्व करना है। क्या होगा, शेप उसका थोड़ा श्रिंक कर जाएगा, मतलब थोड़ा सा बलून पिचक जाएगा ना। आगे देखो, थिंक एंड ट्राई टू आंसर व्हाट मेक्स द बलून इन्फ्लेटेड व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब इज प्लेस्ड इन हॉट वाटर। जो इन्फ्लेटेड मतलब थोड़ा सा फैल जाता है। ठीक है, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाई इज द सेम बलून डिफ्लेटेड, और जब उसको हम लोग ठंडे मतलब आइस क्यूब्स में रखते हैं तो क्या होता है, डिफ्लेटेड हो जाता है, मतलब थोड़ा श्रिंक क्यों कर जाता है, इसके बारे में। व्हेन द ट्यूब इज केप्ट इन कोल्ड वाटर, तो इसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे। कैन वी इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। पहला बार में जो बलून है वो क्या हो गया, फैल गया, जब उसको गर्म किया गया था, हॉट स्टीम में रखा गया तो थोड़ा फैल गया। क्यों ऐसा हो रहा है भाई, इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। जब हम लोग हवा को गर्म करते हैं तो एक्सपेंड, फैल जाता है, इसलिए बलून फूल गया था। कैन यू नाउ स्टेट व्हाट हैपेंस टू द एयर इन द बॉइलिंग ट्यूब व्हेन इट कूल्स डाउन। अब क्या होता है, ये श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है ना, डिफ्लेटेड हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक। जब इसको ठंडा किया जाएगा तो वहाँ पे हवा क्या होता है, सिकुड़ जाता है छोटे स्थान में। एक में गर्म करते हैं तो फैलता है और ठंडा करेंगे तो सिकुड़ जाता है हवा। इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखो क्या तुम लोगों को बताया गया है, कहता है कि द नेक्स्ट एक्टिविटी इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो आगे का एक्टिविटी है ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हॉट एयर। इससे आप लोगों को गर्म हवा के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगा कि गर्म हवा में और क्या क्या गुण होता है। एक्टिविटी 8.6 है मेरे पास, क्या है, टेक 2 पेपर बैग्स और एम्प्टी पेपर कप्स ऑफ द सेम साइज। हम लोगों को क्या करना है, देखो इस तरह का 2 पेपर बैग ले लेना है। ठीक है, अगर नहीं हो तो कागज आप लोग मोड़ करके उसको ग्लू से पेस्ट करके 2 पेपर बैग इस तरह का बना सकते हैं। और उसकी दोनों किनारे पर देख रहे हैं, एक पेपर बैग है, दूसरा पेपर बैग है। इन दोनों पेपर बैग्स में हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों पेपर बैग्स में, लेट मी एडजस्ट द बोर्ड,
एक मिनट ना, 1 है और पेपर बैग नंबर 2 है, दिख रहा है आप लोगों को। तो पहला जो पेपर बैग है और दूसरा पेपर बैग है, इसको इस तरह से किसी डंडे की सहायता से एक हम लोग किस में एक यूज करेंगे यहाँ पे धागा, और ये दोनों को क्या करते हैं, हैंग करते हैं, लटका देते हैं और उसके बाद तब ऑब्जर्व करते हैं। चलो देखो क्या दिया गया है यहाँ पे। टेक 2 पेपर बैग्स और एम्प्टी पेपर कप्स ऑफ द सेम साइज, 2 एम्प्टी पेपर बैग ले लिए, हैंग द 2 बैग्स, उसके बाद उन दोनों को क्या करना है, लटका देना है। एक कॉशन दिया गया है, बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्टिविटी वी शुड टेक कॉशन, क्या करना चाहिए, हैंडल द बर्निंग कैंडल केयरफुली। जब भी हम लोग कैंडल वगैरह या कोई जलता हुआ चीज को यूज करते हैं तो उसको कैसे यूज करना चाहिए, केयरफुली यूज करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बताता है, द इन्वर्टेड पोजीशन ऑन द 2 ends ऑफ द मेटल और वुडन स्टिक, और दो जो बैग है उसको वुडन स्टिक लेकर के और उसमें क्या करना है, दोनों को लटका लेना है। टाई अ पीस ऑफ द थ्रेड इन द मिडिल ऑफ द स्टिक, और स्टिक के बीच में एक पतला सा धागा के सहारे उसको लटकाना है, जैसा कि अभी फिगर में आप लोग देखे होंगे। होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड एज इन द बैलेंस, और जिस तरह से हम लोग जो तरजुई होता है ना, जिस पे किसी चीज को हम लोग तौलते हैं उसके बैलेंस बोला जाता है उसे। तो जो किसी चीज को मेजर करने के लिए नाप तोल की जो वस्तु है बैलेंस, उसी की तरह इसको लटका लेना है। पुट अ बर्निंग कैंडल, और उसके बाद क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखो इस तरह से है बना हुआ यहाँ पे, इसमें क्या है, बीच में एक ऐसे है और इसमें 2 हम लोग क्या किए हैं, 2 बैग्स को हम लोग लटका लिए हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। अब क्या है, यहाँ से जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हॉट एयर है, और हॉट एयर का नेचर होता है एक्सपेंड करता है और ऊपर की ओर जाता है, थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। तो जिसके चलते यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बैग थोड़ा ऊपर आ रहा है और इधर वाला बैग थोड़ा डाउन चला जा रहा है, मतलब इम्बैलेंस हो जा रहा है। क्लियर है? यही इस एक्टिविटी में आप लोगों को समझाने का कोशिश किया गया है। चलो समझते हैं। कैंडल ब्लू वन ऑफ द बैग्स एज शोन इन द फिगर, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, व्हाई इज द बैलेंस ऑफ द बैग डिस्टर्ब। जो बैग का बैलेंस है आखिर डिस्टर्ब क्यों हो जा रहा है, इसका आंसर दिया गया है। डज दिस एक्टिविटी इंडिकेट दैट वार्म एयर राइजेज अप। इसमें हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि जो वार्म एयर होता है ना, जो गर्म हवा होती है, गर्म हवा का एक नेचर है कि वो ऊपर की ओर उठता है। कहाँ उठता है? ऊपर की ओर। आप लोग देखते होंगे ना घर में, जब आप इंसेंस कैंडल्स जलाते होंगे, इंसेंस स्टिक्स भी जब जलाते होंगे, तो उसमें क्या होता है, जो धुआं है, जो अगरबत्ती का धुआं है, वो किधर उठता है? ऊपर की ओर उठता है। तो ये इसका प्रॉपर्टी होता है एयर का, इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। एज द वार्म एयर राइजेज अप इट पुशेस द बैग अबव द कैंडल। और जैसे जैसे वार्म एयर क्या होता है, राइजेस मतलब ऊपर की ओर उठता है, वो क्या करता है, वो जो बैग है उसको भी ऊपर की ओर उठाता है। डज द डिस्टर्बेंस ऑफ द बैलेंस सजेस्ट दैट द वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर। और एक और बात आप लोगों को याद रखना है, जो वार्म एयर होता है ना, जो गर्म हवा होती है, वो किससे, ठंडी हवा से थोड़ी भारी होती, हल्की होती है, सॉरी हल्की होती है ना। कहता है कि द वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर। तो जो गर्म हवा होती है वो ठंडी हवा से क्या होती है, हल्की होती है, इसीलिए ऊपर की ओर उठती है। चलो आगे समझते हैं क्या दिया हुआ है। कैन यू नाउ एक्सप्लेन व्हाई स्मोक ऑलवेज राइजेज अप। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि स्मोक जो होता है हमेशा ऊपर की ओर क्यों राइज करता है। Also, it is important to remember that on heating the air expands and occupies more space। और मैं पहले से ही बोलते आ रहा हूं कि जब भी हम लोग एयर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या करता है, एक्सपेंड करता है, और क्या करता है, ज्यादा जगह घेर लेता है ना। कहता है when the same thing occupies more space it becomes lighter। और कोई भी चीज जब ज्यादा जगह घेरता है तो क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, लाइटर हो जाता है। the warm air is therefore lighter than the cold air। और यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझाया गया है। इन दोनों तीनों लाइन को मैं क्या करता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, ताकि मेरे प्यारे बच्चे जो हैं इसका क्या कर सके, स्क्रीनशॉट ले सके। यहां से यहां तक जो भी बात लिखा गया है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसका क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग द एयर एक्सपेंड्स एंड ऑक्युपाइज मोर स्पेस। ठीक है, इसको कर लेना है। दूसरा, व्हेन द सेम थिंग्स ऑक्युपाइज मोर स्पेस इट बिकम्स लाइटर। जब कोई चीज ज्यादा जगह घेर लेता है तो वो क्या हो जाता है, ज्यादा लाइटर हो जाता है। आगे कहा गया है द वार्म एयर इज देयरफॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर। जो क्या है, गर्म हवा जो है ठंडी हवा के अपेक्षा हल्की होती है। आगे बताया गया है दैट इज द रीजन दैट द स्मोक गोज अप। ये यही कारण है जिसके जो धुआं है वो ऊपर की ओर उठता है। किसका, इंसेंस स्टिक का। आगे देखिए, कहिए इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशंस
वेयर वार्म एयर राइजेस एट अ प्लेस। अब जो हम लोगों का जो नेचर है ना, उसमें बहुत सारा ऐसा सिचुएशन आता है जब वार्म एयर क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है। द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोअर्ड, और वहां पे क्या होता है, एयर प्रेशर जो है लोअर्ड हो जाता है। आगे देखिए, कहता है इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशंस, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं वेयर वार्म एयर राइजेस एट अ प्लेस, जहां पे गर्म हवा कहां उठती है, ऊपर की ओर उठती है। द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोअर्ड, और जहां पे गर्म हवा ऊपर चले जाएगी तो नीचे की ओर क्या होगा, एयर प्रेशर कम हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। कहता है द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज रसेस इनटू fill its place. This sets of convection in air as you learned in chapter 4. देखो क्या हो रहा है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मैं पेज को ले आता हूं यहाँ पे, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। देखो मान लो कि यहाँ पे है एयर, यहाँ पे है क्या, एयर है इस तरह से। अब जब ये एयर क्या हो रहा है, ये जो एयर है जब ये हॉट हो रहा है, मतलब गर्म हो रहा है ये एयर, तो ये एयर किधर जा रहा है, ऊपर की ओर। अब ये एयर पहुंच गया यहाँ पे, देखो यहां से चल के ये एयर कहां चला गया, यहां से ये एयर यहां पे चला गया। अब जो यहां वाला जगह है, ये वाला जो एयर है, ये क्या हो गया, ये एम्प्टी हो गया। कैसा हो गया, एम्प्टी हो गया ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो एम्प्टी वाला जगह है, इसका स्थान लेने के लिए ये अब यहाँ पे कहां आ गया, हॉट एयर है। ये कैसा एयर है, हॉट एयर। और ये जो हॉट एयर का प्लेस है, इसको लेने के लिए इधर से क्या आएगा, इधर से कोल्ड एयर जो है, मतलब ठंडी हवा जो है, इधर से इधर की ओर आएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ का जो प्रेशर है, यहाँ का जो प्रेशर है ना बाबू, ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है ना, डिक्रीज हो गया है। क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे अब हम लोग समझते हैं क्या बताया गया है। आगे देखो, इन ये सब तो बात समझ में आ गई होगी। द कोल्ड एयर फॉर्म द सराउंडिंग एरियाज रसेस, यहां तक हो गया चैप्टर 4 तक। आगे देखो क्या बताया गया है 8.4 में, विंड करेंट्स आर generated due to uneven heating on the earth। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहीं से हम लोगों का जो है ना, ऐसा महत्वपूर्ण चीज अब हम लोग समझने जा रहे हैं, जिसके लिए ये चैप्टर है, बना हुआ है ना, जिसको हम लोगों को समझना है। कहता है विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। जो हम लोगों का पृथ्वी है ना, अर्थ है, इसमें अलग अलग जगह पे क्या होता है, अनइवन हीटिंग होता है। मतलब गर्मी के दिनों में क्या होता है, हवा गर्म होकर जब ऊपर की ओर उठती है, तो उसका स्पेस लेने के लिए कोल्ड ब्रीज जो होता है, ठंडी हवा जो होती है, वहां पे आती है। और इसी से किस चीज का निर्माण होता है, इसी से निर्माण होता है किसका, बताइए, टॉर्नेडोज वगैरह का निर्माण होता है। चलिए आगे इसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे। कहता है ये, कहता है दिस सिचुएशंस आर, कुछ सिचुएशंस यहाँ पे दिए गए हैं, उसको पहले समझ लेते हैं तब आगे चलता है। कहता है कि अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। ठीक है, अब इस बात को समझेंगे क्या कहता है। यहाँ पे देखो कुछ फिगर्स भी आप लोगों को बना करके दिखाया गया है। ये जो फिगर देख रहे हो ना, तो इसी फिगर को हम लोगों को अभी ये जो फिगर देख रहे हो ना, इसी फिगर को अभी हम लोगों को समझना है, तो इसी के बारे में चर्चा होगी। तो आप थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे इस फिगर को। ऐसे मैं वहां पे ड्रॉ करके भी आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, पहला देखिए ए सिचुएशन क्या है। कहता है अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल। जो पृथ्वी है ना, हम लोगों का जो अर्थ है, अर्थ में देखिए दो चीज होता है, इसको अभी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ये दिस इज व्हाट, अर्थ। तो इसमें क्या होगा, इसको जो बीच से जो दो भाग में बांटती है जो लाइन, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। इसको हम इक्वेटर बोलते हैं ना जी, इक्वेटर बोलते हैं। और जो ऊपर वाला इधर वाला एरिया है, एंड दिस एरिया, दिस इज कॉल्ड पोल। ठीक है, यही दो चीज होता है हमारे अर्थ में। ठीक है, आप लोग अपने ग्लोब को देख सकते हैं, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग के पास अगर अर्थ का जो होता है मैप होगा, फिगर होगा, या नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं। ऊपर वाले को पोल बोलते हैं, बीच का जो लाइन होता है इमेजिनरी लाइन, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग आगे समझते हैं इसमें क्या बताया गया है। यू माइट हैव लर्नड इन जियोग्राफी दैट रीजन्स क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट। अब देखो जो बीच वाला एरिया है ना, द इक्वेटर पोर्शन जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या होता है, सनलाइट जो होता है, जो सनलाइट है, सनलाइट, दिस इज सन।
तो ये जो सनलाइट है ना बाबू, ये इक्वेटर वाले एरिया पे ज़्यादा पड़ता है, ये इक्वेटर वाला। तो इक्वेटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, कैसा होता है, हॉट होता है, इन कंपेरिजन टू, किसके कंपेरिजन में, पोल के कंपेरिजन में, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, पूरी तरह से इक्वेटर गर्म हो जाता है। अब कहता है द एयर इन दिस रीजन्स गेट वार्म, तो ये जो इस रीजन का जो हवा है वार्म होकर के किधर उठेगा, ऊपर की ओर राइज करने लगेगा। किधर उठेगा, ऊपर की ओर राइज करने लगेगा। रुको, एक मैं दूसरा कलर ले लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके ना कि यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं दूसरा कलर ले लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से, मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ सके ना। इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर से ड्रॉ करता हूं, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए ये इक्वेटर है, क्या है, इक्वेटर पे जो सनलाइट आ रहा है, तो सनलाइट की वजह से क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सनलाइट की वजह से यहाँ का जो एयर है, यहाँ का जो एयर है, सनलाइट की वजह से क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा ऐसे एक्सपेंड होकर के ऊपर की ओर जा रहा है। अब जब ये ऊपर की ओर यहाँ का एयर जो उठ रहा है, तो क्या होगा भाई, जो इक्वेटर है हमारा, इक्वेटर किस कलर का है, रेड कलर में हम रखे थे, तो जो इक्वेटर ब्लैक कलर में है, जो पोल है दोनों तरफ, तो पोल से क्या होगा, पोल से जो ब्रीज है, जो हवा है, वो किधर आना शुरू हो जाएगा, पोल की ओर से ब्रीज जो हवा है वो आना शुरू करेगा, किधर बताइए, इक्वेटर की ओर जाने लगेगा, इधर की ओर जाने लगेगा ना। यही बात आप लोगों को समझाया गया है नीचे फिगर में। अभी मैं फिगर जब दिखाऊंगा तो वहां पे आप लोगों को समझा दूंगा इस बातों को, ठीक है। थोड़ा सा अब इसको मैं क्या कर लेता हूं, थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को अब समझने में सहूलियत होगा कि क्या बताया गया है ना। आप लोगों को यहां तक दिख रहा है अच्छे से, चलिए समझते हैं आगे क्या दिया गया है। देखो क्या है, द एयर इन दिस रीजन्स गेट वार्म। अब जो बीच का जो इक्वेटर वाला रीजन है, वहां की हवा क्या होती है, गर्म हो जाती है। द वार्म एयर राइजेस एंड द कूलर एयर फ्रॉम, अब जो गर्म हवा थी वो क्या की, राइज की, और जो पोल की तरफ से जो ठंडी हवा थी वो क्या हुआ भाई, वो हुआ ऐसा, रीजन्स इन द 0 डिग्री to 30 डिग्रीज लैटिट्यूड बेल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव्स इन, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो ठंडी हवा थी उसका जगह लेने के लिए किधर से, पोल की तरफ से उसके तरफ आने लगे ना। थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके, ठीक है। कहता है दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ टुवर्ड द इक्वेटर एट द पोल्स। द एयर इज कोल्डर देन दैट एट लैटिट्यूड अबाउट 60 डिग्रीज। द वार्मर air at this latitude rises up and the cold wind from the polar region rushes in to take its place. In this way wind circulation is set up from the poles to the warmer latitude as shown। देखो इसको मैं समझा देता हूं आप लोगों को ताकि आप लोगों को समझने में अब कोई दिक्कत न हो। देखो यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, सबको दिख रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। वहाँ पे चूंकि इतना लंबा है ना कि क्लास 7 के बच्चों को थोड़ा अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो मैं फिगर से समझाता हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए चीज़। देखो इसमें क्या बताना चाह रहा है, इस पूरे फिगर में थोड़ा ध्यान से समझोगे मेरे प्यारे बच्चे। देखो जो बीच का रीजन है ना, ये बीच वाला रीजन देख रहे हो ना, इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर। इसको क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो जो यहाँ का जो रीजन है ए वाला, और ए वाला जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड पोल। ये क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पोल और इक्वेटर आप लोगों को समझ में आ गया, दिस इज पोल एंड दिस इज ऑल्सो पोल। अब देखो क्या होता है कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे जो सनलाइट है ना, जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है, ये इक्वेटर पे ज्यादा पड़ता है। कहाँ पे, इक्वेटर पे पड़ता है। अब इक्वेटर पे लाइट ज्यादा पड़ेगा तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा रहेगी, और इक्वेटर पे जब गर्मी ज्यादा होगी तो यहाँ पे जो एयर है, जो इक्वेटर पे एयर है, ये क्या होता है, राइज कर जाता है, ऊपर की ओर उठता है। तो जब यहाँ का एयर जब ऊपर की ओर उठेगा तो क्या होगा, उस जगह पर क्या क्रिएट हो जाएगा भाई, बताइए, जो प्रेशर है डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। एयर प्रेशर हो जाता है यहाँ पे, एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक। अब जब यहाँ का एयर प्रेशर लोअर हो गया, और यहाँ पे देखिए जो दोनों तरफ जो पोल हैं, इधर से क्या है, एयर प्रेशर बहुत यहाँ पे हाई है। एयर प्रेशर यहाँ पे कैसा है भाई, हाई है। तो ये जो एयर प्रेशर हाई है, अब क्या होगा, यहाँ से एयर जाने लगेगा किधर, इक्वेटर की ओर। कहाँ जाएगा, इक्वेटर की ओर। और अब आप सोच रहे होंगे कि सर जब ये सीधा सीधा भी जा सकता तो यहाँ पे टेढ़ा टेढ़ा लाइन दिया हुआ है, सर ये तो सीधा होके भी जा सकता है, तो यहाँ पे ये टेढ़ा टेढ़ा लाइन क्यों दिया हुआ है। देखो मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ ताकि तुम लोगों को अच्छे से दिख सके। देख रहे हो ना, यहाँ पे सीधा लाइन भी तो इसमें ड्रॉ कर सकता था भाई, ये टेढ़ा टेढ़ा लाइन क्यों बनाया है। ये टेढ़ा लाइन इसलिए बनाया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि अर्थ जो है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, रोटेशन में है, तो उसके चलते ये लाइन तुम लोगों को टेढ़ा टेढ़ा दिखाया गया है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को समझाया गया है। दूसरा क्या है भाई,
कहता है अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड एंड द वाटर। इसके बारे में आप लोग इससे पिछले चैप्टर में मैं पढ़ाया हूं, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो हीट चैप्टर थोड़ा सा जाकर के आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, कहता है यू हैव रीड अबाउट द सी ब्रिज एंड द लैंड ब्रिज इन चैप्टर 4। चैप्टर 4 में चले जाइएगा, मैं उसको पढ़ाया हूं अच्छे से, आप वहां जाकर के देख लेंगे क्या होता है। इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप फास्टर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर देन दैट ऑफ द वाटर इन द ओशन। देखो अब क्या है कि जब धूप का दिन होता है ना, तो इक्वेटर के पास का जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, गर्म हो जाता है, और जो समुद्र का जो जगह है वहाँ का जो पानी है वो कैसा रहता है, कोल्ड रहता है। मतलब उसके अपेक्षा जो इक्वेटर का जो क्या है, एयर थोड़ा गर्म हो जाता है। अब उस कंडीशन में क्या होता है, द एयर अबव द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेज, और जो धरती का जो हवा है वो गर्म होकर के ऊपर उठ जाता है धूप के दिनों में, और दिस कॉजेज द विंड टू फ्लो फ्रॉम द ओशन, और इसके चलते समुद्र का पानी उस समय ठंडा रहता है, धरती का हवा गर्म होकर के ऊपर उठ गया तो उस वहां पे क्या होता है, एयर प्रेशर लोअर हो जाता है, और उसका जगह लेने के लिए क्या होती है भाई, समुद्र की तरफ से हवा, जो ठंडी हवा है वो धरती की ओर चलने लगता है, मतलब लैंड की तरफ आने लगता है, ठीक है। दीज आर मॉनसून विंड्स, और इसको हम लोग किस तरह का विंड बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड मॉनसून विंड्स। इसको आप लोग हमेशा क्या करेंगे, याद रखेंगे। व्हाट इज मॉनसून विंड, आप लोगों से पूछा जाए कि मॉनसून विंड क्या होता है, अब आप अच्छे से समझा पाएंगे। तो इसका आंसर आप यहां से यहां तक पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और एक बार जो मैं अभी बताया हूं इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो मॉनसून विंड क्या है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आगे देखो क्या बताया गया है, कहता है आगे देखो क्या बताया गया है, कहता है द वर्ड मॉनसून इज ड्राइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड। जो ये मॉनसून वर्ड है ना, ये अरेबिक वर्ड से क्या हुआ है, ड्राइव हुआ है। कौन सा अरेबिक वर्ड है, मौसम, अरेबिक वर्ड है मौसम, इसी मौसम वर्ड से क्या हुआ है, मॉनसून वर्ड क्या हुआ है, ड्राइव हुआ है ना, विच मीन्स सीजन, और इसका अर्थ होता है सीजन, मतलब ऋतु ना। क्लियर है यहां तक। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो गेट्स रिवर्स्ड। जो विंटर का जो सीजन होता है, अभी तो हम लोग क्या समर सीजन के बारे में पढ़ लिए, समर सीजन में हो क्या रहा था, हॉट एयर बन रहा था, ऊपर उठ रहा था, समुद्र की तरफ से धरती की तरफ क्या आ रही थी, हवा आ रही थी, तो उसको हम लोग मानसून पढ़े। लेकिन जो विंटर सीजन होता है ना बच्चे, विंटर सीजन में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। उल्टा कैसे होता है, इट फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशन। जो हवा है, जो एयर है, क्योंकि क्या है, समुद्र उस समय विंटर के सीजन में धरती बहुत ठंडा रहता है, उसके कंपेरिजन में समुद्र गर्म रहता है, तो वहां का हवा ऊपर राइज कर जाता है, और वहां पे एयर प्रेशर लोअर होता है, और लैंड की तरफ से वहां पे हवा जाने लगता है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। आगे देखो, कहता है आई वॉन्ट टू नो व्हाट दिस विंड्स डू फॉर अस। ये जो हवा है, अब जो ये समुद्र से हमारे तरफ जो हवा आ रही है और अर्थ से जो समुद्र की तरफ हवा जा रही है, इससे हम लोगों को लाभ क्या होता है, ये यहाँ पे बूझो पूछना चाहता है। तो देखो इससे हम लोगों को लाभ क्या होता है, थोड़ा सा समझते हैं। द विंड्स फ्रॉम द ओशन कैरी वाटर एंड ब्रिंग्स रेन। जो समुद्र की तरफ से धरती की तरफ जो हवा आती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं, वो क्या करती है, हम लोगों के लिए बरसात लेकर आती है। क्या लेकर आती है, बरसात। और बरसात कितना जरूरी है आप लोग समझ सकते हैं। धूप के दिनों में जब हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं कि काश जल्दी से बरसात आ जाता, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। और ये जो बरसात है ना, ये वाटर साइकिल का पार्ट है। अगर वाटर साइकिल ना हो तो हम लोगों को पानी तो मिलेगा नहीं। चलो आगे देखो, द मॉनसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स। यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो मॉनसून विंड है ये क्या करता है, अपने साथ पानी लाता है और बरसात करवाता है, बरसात होता है उसके चलते। आगे देखो, बारिश होता है ना, कहता है क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस। जो क्लाउड है वो हम लोगों के लिए क्या लेकर आता है, पानी लेकर के आता है, और हम लोगों को खुशी। हम लोग क्या होता है, बरसात होता है तो हम लोग झूमने लगते हैं, है ना प्यारे बच्चों। आगे देखो, फार्मर्स इन आवर कंट्री डिपेंड्स मेनली ऑन रेन्स फॉर देयर हार्वेस्ट। हमारे देश के जो किसान है ना, मुख्य रूप से अपने खेती बाड़ी के लिए किस पे निर्भर है, इसी तरह के मानसून वाले पानी पे निर्भर है। चूंकि हम लोगों के पास क्या है, सिंचाई का बहुत अधिक साधन नहीं है। वी डू नॉट हैव प्रॉपर सिस्टम फॉर व्हाट, इरिगेशन ना, तो हम लोगों के पास प्रॉपर सिस्टम डेवलप नहीं है। आगे देखो, फार्मर्स इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन द रेन फॉर देयर हार्वेस्ट। देयर आर मेनी फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड विथ क्लाउड्स एंड रेन। अब देखो क्या होता है, हमारा देश तो बहुत बड़ा है, और यहाँ पे चूंकि इसका जो साइज है बहुत लार्ज है, ठीक है, बहुत ह्यूज। अब यहाँ पे क्या है, अलग अलग जनजाति के और जाति के लोग निवास करते हैं। तो जब बरसात आता है, तो बरसात के दिनों में जब खेती होने लगती है, तो अलग अलग लैंग्वेजेस को जानने वाले लोग जो है अपने अपने भाषा में क्या करते हैं, कुछ गीत को गाते हैं ना। जैसे धान की जब रुपाई चलती है तो उसमें कुछ गीत गाते हैं, तो फोक सॉन्ग्स को गा करके
वो क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे देखो तुम्हारे लिए एक फोक सॉन्ग लिखा हुआ है, आप भी इसको पढ़ेंगे और क्या करेंगे, इंजॉय करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब आगे देखते हैं क्या समझाया गया। देखो यहाँ पे दो फिगर बना हुआ है, इस दोनों फिगर का पर्टिकुलर मीनिंग है ना, इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी जब डिस्कशन करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या है। However, it is not always a happy ending। जो मॉनसून आ गया, जो हवा चल रहा है और जो पानी हम लोगों के लिए वो लेकर के आ रहा है, इसका हैप्पी एंडिंग हमेशा नहीं होता है, कभी कभी हम लोगों के लिए बहुत दुखदायी भी हो जाता है। कैसे? रेन्स ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम्स, कभी कभी बरसात बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हम लोगों के लिए क्रिएट करता है। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, क्या आप लोग इसमें से कुछ प्रॉब्लम को लिस्ट बना सकते हैं, किसी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस द कॉजेस एंड सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स विथ योर टीचर्स एंड पेरेंट्स, आप लोग इसका जो कारण है और उससे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है और उसका जो सॉल्यूशन है उसके बारे में अपने माता पिता से डिस्कस कर सकते हैं। इन नेचर इटसेल्फ there are certain situations that can sometimes create disaster and pose threat to the humans। देखो हम लोगों के नेचर में इस तरह के बहुत सारे अकरेंसेस होते हैं जब जो क्या होता है हम लोगों के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है या डिजास्ट्रस हो सकता है। यही बात यहाँ पे बताया गया है कि इन नेचर इटसेल्फ देयर आर सर्टेन सिचुएशंस, नेचर में मतलब प्रकृति में कभी कभी ऐसा घटना हो जाता है दैट कैन समटाइम्स क्रिएट डिजास्टर, जो कभी कभी क्या करता है हम लोगों के लिए आपदा सिद्ध हो जाता है, एंड पोज थ्रेट टू ह्यूमंस, और उससे मानव सभ्यता पे भी खतरा उत्पन्न हो जाती है। लेट्स स्टडी टू सच सिचुएशन, चलो हम लोग दो ऐसे सिचुएशंस के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। नंबर वन इज कॉल्ड थंडर स्टॉर्म्स, पहला को हम लोग क्या बोलेंगे, थंडर स्टॉर्म्स बोलेंगे, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड साइक्लोन। ये जो दोनों घटना है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस चैप्टर इज मेनली बेस्ड ऑन दिस टू टॉपिक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। पहला हम लोगों का है थंडर स्टॉर्म एंड सेकंड वन इज साइक्लोन्स ना। चलो अब इसको समझते हैं एक एक करके मेरे प्यारे बच्चों कि ये दोनों बात में क्या बताया गया है। उससे पहले थोड़ा सा क्या करते हैं, ये जो फिगर है एक बार इसको तुम फिर से ध्यान से देख लो। ये क्या दिख रहा है यहाँ पे, कहता है अनइवन हिटिंग ऑफ द लैंड स्पेशली द राजस्थान डिजर्ट्स जनरेट मॉनसून विंड्स फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन समर, दिस विंड्स कैरी लॉट्स ऑफ वाटर फ्रॉम द इंडियन ओशन। इस फिगर में हमें बताया गया है कि हम लोगों का जो राजस्थान राज्य है, राजस्थान में क्या है, डिजर्ट है, बहुत बड़ा डिजर्ट है, थार मरुस्थल उसको बोलते हैं। ठीक है, थार डिजर्ट ना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो थार डिजर्ट है ना, जो थार मरुस्थल है, वो क्या होता है कि देखो जब गर्म होता है धूप के दिन में, वहाँ का जो बालू है, सैंड जब गर्म होता है तो क्या होता है, जो वहाँ पे एयर जो है वो क्या होता है, अब मतलब ऊपर चला जाता है, और उस जो वहाँ पे स्पेस क्रिएट होता है तो उस जगह को लेने के लिए क्या होता है, समुद्र की तरफ से फ्रॉम सी साइड व्हाट हैपेंस, वहाँ से पानी जो है और हवा जो है, हवा पानी को लेकर के थार मरुस्थल की तरफ जाती है। तो इससे क्या होता है, These winds carry lots of water from the Indian Ocean, और यही जो है ना इंडियन ओशन से बहुत सारा पानी लेकर के उधर की ओर बढ़ता है जो विंड है, और इससे क्या होता है वहाँ पे मॉनसून के सीजन में बहुत रेन होता है। और विंटर में क्या होता है, विंटर में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। कहता है कि अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड एंड द वाटर इन द विंटर जनरेट्स विंड्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट कोल्डर लैंड्स। तो अब क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है विंटर में। विंटर में क्या होता है, लैंड बहुत कोल्ड हो जाता है, जबकि क्या होता है, जो सी है वो वार्म रहता है, तो उसका सी के ऊपर का जो हवा है वो ऊपर उठ जाता है, और उसी स्पेस को लेने के लिए क्या होता है, जो जमीन है धरती की तरफ से विंड किधर जाती है, सी की तरफ बहने लगती है। इसी बात को समझाया गया है। ठीक है, दिस कोल्डर विंड्स कैरी लिटिल वाटर, और इससे भी कुछ हल्का बरसात होता है, हेंस ब्रिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द रेन इन द विंटर। ये जो दोनों मैप है किसके द्वारा तैयार किया गया है, इट हैज बीन मेड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो भी वेदर से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होता है यही मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही उसको क्या करता है, गैदर करता है ना। आगे चलो देखते हैं। नाउ वी हैव 8.5, अब हम लोगों के पास क्या है नेक्स्ट हेडिंग, वी हैव 8.5 दैट इज थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, थंडर स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यही जो लाइन है इसके बारे में, थंडर स्टॉर्म्स डेवलप्स इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रीक्वेंटली ना। जो इंडिया जो है यहाँ का कैसा है वेदर, यहाँ का वेदर रहता है हॉट रहता है। इंडिया का वेदर कैसा रहता है, इंडिया का जो वेदर है वो बहुत हॉट है,
हमीड है एंड साथ ही साथ कैसा है, ये ट्रॉपिकल क्षेत्र के इर्द गिर्द का जगह है ना हमारा इंडिया, ठीक है। तो आगे देखो यहाँ पे क्या होता है, कहता है द राइजिंग टेम्परेचर्स प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। अब जो क्या होता है कि जब टेम्परेचर इक्वेटर के आसपास क्या होता है, बहुत अधिक टेम्परेचर रहता है, तो क्या होता है कि इसके चलते जो यहाँ का जो विंड है ऊपर क्या होता है, राइज कर जाता है। दिस विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स। अब क्या होता है कि अपवर्ड राइजिंग विंड्स जो है जब ऊपर उठेगा तो उस जगह को जो वहां पे स्पेस क्रिएट हो रहा है उसको लेने के लिए क्या होगा, समुद्र की तरफ से हवा आने लगेगा। दिस विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड वेयर दे फ्रीज एंड फॉल्स डाउन अगेन, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वहां जो हवा ऊपर उठता है उसके साथ वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर जाते हैं और बाद में वो क्या होकर फ्रीज होकर के कंडेंस होकर के नीचे की ओर धरती की ओर बरसते हैं। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलोंग विद द राइजिंग एयर क्रिएट्स लाइटनिंग। अब देखो यहाँ पे पूरी तरह से क्या बात चल रही है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये वाटर ड्रॉपलेट्स है नीचे में, हम लोग मतलब पहले, और ये जब गर्म होगा यहाँ पे एरिया जो गर्म होगा, ये क्या है हमारा, दिस इज लैंड, ठीक है। और लैंड पे क्या है, ये सब एयर है, क्या है, हवा है। अब जब ये सूर्य के प्रकाश के कारण ड्यू टू सनलाइट, यहाँ पे देखो सनलाइट आ रहा है ना, अब ये क्या हो रहा है, ये हमारा जो एयर है, मतलब जो यहाँ का एयर है लैंड का, ये क्या हो रहा है, हॉट हो रहा है। हॉट होकर के ये एयर कहाँ चला जा रहा है, ऊपर अब चला जा रहा है। ये एयर कहाँ उठ गया, एयर ऊपर चला गया। तो यहाँ का जो स्पेस है वो क्या हो गया, वैकेट हो गया, खाली हो गया। और इस जगह को अब क्या होगा भाई, यहाँ से ऊपर जा रहा है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग समझते हैं कि थंडर स्टॉर्म क्या होता है। देखो जो हम लोगों का अर्थ है ना, हम लोगों का जो अर्थ है, अर्थ पे क्या होता है, इधर देखो यहाँ पे है सन, ये क्या है, सन। और हमारा जो अर्थ है, ठीक है, जो मतलब इंडिया का जो भूमि है, इंडिया जो है ये कहाँ पे है, इक्वेटर पे है। कहाँ पे, इक्वेटर पे। और इक्वेटर पे क्या होता है, सनलाइट जो है पूरी तरह से गिरता है। अब क्या होता है ड्यूरिंग समर सीजन, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अर्थ है, अर्थ क्या होगा, ये हो जाएगा हीट, हॉट, ठीक है, या गर्म होगा, यहाँ का क्या हॉट हो जाएगा, यहाँ का एयर ना, अर्थ का एयर हॉट होकर के क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। ऊपर जाकर के ये जो एयर है ये ऊपर चला जाएगा। अरे बात समझ में। और इस एयर के साथ क्या जाएंगे ऊपर, वाटर ड्रॉपलेट्स भी जाएंगे। क्या जाएंगे, एयर के साथ वाटर ड्रॉपलेट्स भी जाएंगे ना, ये वाटर ड्रॉपलेट्स भी ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है। अब ये ऊपर जाकर के क्या होंगे, कॉन्डेंस होंगे, और यहाँ पहुंचने के बाद इनका क्या होगा, कॉन्डेंसेशन होगा। तो जब ये कॉन्डेंस करेंगे तो एयर कॉन्डेंस होकर के क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ ये धीरे धीरे नीचे वाटर ड्रॉपलेट्स गिरने लगेंगे। और ये वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत तेजी के साथ जब नीचे गिरते हैं, और नीचे से क्या हो रहा है, ऊपर की ओर एयर जा रहा है गर्म होकर के, तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपस में वो टकराते हैं, स्मैश करते हैं। और इसी से क्या क्रिएट होता है, इसी से क्रिएट होता है थंडर स्टॉर्म। क्या क्रिएट होता है, थंडर स्टॉर्म। और यही कहानी आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है। अभी देखिए मैं पढ़ के आपको समझा देता हूँ। थंडर स्टॉर्म्स डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रीक्वेंटली। जो इंडिया क्या है, हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया है, इसी के चलते यहाँ पे क्या है, थंडर स्टॉर्म्स बहुत ज्यादा क्रिएट होते हैं। कहता है द राइजिंग टेम्परेचर्स प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। जब टेम्परेचर बहुत भारत का बढ़ जाता है क्या जमीन पे, तो क्या होता है, जो यहाँ पे विंड्स हैं वो ऊपर की ओर क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। वेयर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगन। और वहां पे क्या होता है, उसके भीतर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, मतलब ठंडे होकर के जमीन की ओर नीचे की ओर गिरने लगते हैं। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलोंग विद द राइजिंग एयर क्रिएट्स लाइटनिंग। और नीचे से क्या है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, हाई प्रेशर। ऊपर की ओर क्या उठ रहा है भाई, ऊपर की ओर हवा वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ उठ रहा है, और ऊपर से फ्रीज होकर के वाटर ड्रॉपलेट नीचे आ रहा है। तो दोनों के बीच में क्या होता है, टक्कर होता है बीच में। और इसी से क्या बनता है, इसी के चलते क्रिएट होता है लाइटनिंग, मतलब कि जो आकाश से बिजली चमकता है ना, इसी के चलते। और उसमें निकलता है साउंड, और साउंड भी यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों। इट इज दिस इवेंट दैट वी कॉल्ड अ थंडर स्टॉर्म। और यही वह घटना है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम थंडर स्टॉर्म के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। इसको किस नाम से जानते हैं, थंडर स्टॉर्म के नाम से। ओके, यू विल रीड अबाउट लाइटनिंग इन हायर क्लासेज। और लाइटनिंग के बारे में आप कहां पे पढ़ेंगे, क्लास 8 में जब आप लोग जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर आप लोग क्या करेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे। अब देखो क्या कहता है, इफ अ स्टॉर्म इज accompanied by lightning we must take the following precaution। जिस समय क्या हो, आकाश से बिजली कड़क रहा हो और बहुत ज्यादा क्या हो,
बरसात हो रहा हो, आंधी तूफान हो, उसमें हम लोगों को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री, जो वैसा जो पेड़ जो एकदम अलग थलग हो ना, जो एकदम एकांत में एक पेड़ अगर हो तो उसके नीचे कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए, हम लोगों को छुपना नहीं चाहिए। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, और कभी भी जो जमीन है ऑन ग्राउंड वी सेल नेवर स्लीप, वहां पे हम लोगों को ऐसे सोना नहीं चाहिए कि ऐसे पकड़ के लेट गए ना, वहां पे कभी भी लाई नहीं होना चाहिए, लाइंग नहीं होना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। आगे देखो क्या कहता है, कहता है कि वैसे पेड़, अब देखो पेड़ के बारे में बताया गया क्या होता है कि जैसे ही बरसात होने लगता है तो जब हम लोग खेतों में काम करते रहते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, अगल बगल में जो भी रहता है पेड़ उसके नीचे जाके छुप जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा पेड़ है तो वहां पे रुक सकते हैं, लेकिन अगर एक पेड़ कहीं पे है तो उसके नीचे मत रुकिए, क्योंकि उस पर लाइटनिंग की संभावना बहुत अधिक होती है। आगे देखो, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विथ एन मेटालिक एंड, देखो अब कभी भी वैसे अम्ब्रेला को हम लोगों को होल्ड नहीं करना चाहिए बरसात में, जिसका नीचे का पकड़ने वाला जो जगह है, ऐसे हम लोग अम्ब्रेला लेते हैं तो नीचे वाला जो है अगर ये मेटालिक है, ठीक है, मेटल का बना हुआ है, तो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है, गुड कंडक्टर ये हो जाएगा, तो क्या होगा हम लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लगने का चांस रहता है। तो इसलिए कभी भी ऐसे अम्ब्रेला को कैरी करके हम लोगों को थंडर स्टॉर्म में खड़ा नहीं होना चाहिए, और खास करके वैसे अम्ब्रेला का जिसका नीचे का क्या हो मेटल का बना हुआ हो, हाथ से पकड़ने वाला, ठीक है, हैंडल जो है मेटल का बना हुआ हो। क्लियर है यहां तक। आगे देखो क्या कहता है, कहता है डू नॉट सीट नियर अ विंडो, कभी भी खिड़की के नजदीक हम लोगों को नहीं बैठना चाहिए। ओपन ग्रासेस, और खुले घास के मैदान में नहीं बैठना चाहिए। स्ट्रॉन्ग शेड्स, क्या कहते हैं स्टोरेज शेड्स, मेटल शेड्स आर नॉट सेफ प्लेसेस टू टेक शेल्टर। देखो जो छत है ना, कभी कभी क्या होता है टीन सीट्स का भी बना हुआ रहता है या किसी मेटल सीट्स का बना हुआ रहता है, तो वैसे शेड के नीचे हम लोगों को कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। आगे क्या कहता है, अ कार और बस इज अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर, हम लोग कार और बस में आराम से बैठ सकते हैं क्योंकि उस पर जो थंडर स्टॉर्म का बहुत ज्यादा इफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। आगे कहता है इफ यू आर इन वाटर गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग, अगर आप कहीं पे पानी में हैं तो आप बाहर चले जाइए और किसी बिल्डिंग में जाकर के शरण लीजिए। आगे देखिए क्या बताया गया, हाउ अ थंडर स्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन, अभी जो थंडर स्टॉर्म है ना ये बाद में कैसे साइक्लोन में बदल जाता है उसकी स्टोरी अब हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलो देखते हैं। यू नो दैट वाटर रिक्वायर्स हीट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट, देखो कभी भी जब पानी है जब वो लिक्विड से वेपर स्टेट में बदलता है तो उसको क्या चाहिए, हीट चाहिए। मान लो यहाँ पे देखो पानी है इसके भीतर, ठीक है, इसको जब हम लोग गर्म करते हैं बच्चे, इसको क्या करते हैं हीट देते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है ये बॉयल होता है, और बॉयल होकर के किस में बदलता है, स्टीम में बदलता है। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको क्या चाहिए भाई, इसको चाहिए हमको, एक मिनट रुक जाना थोड़ा सा प्यारे बच्चे ना, यहाँ पे रुक जाना, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं हटा लेता हूँ, एक मिनट रुक जाना, एक मिनट ना, यहां तक दिख रहा है। चलो देखो क्या होता है, जैसे जब हम लोग किसी चीज को गर्म करते हैं, जब पानी ले लिया और पानी वाटर को जब हम लोग बॉयल करेंगे तो बॉयल करने के बाद क्या होगा ये वेपर में बदलेगा, किस में बदल जाएगा, वाटर वेपर में बदलेगा मेरे प्यारे बच्चों ना। बहुत बोर्ड परेशान कर रहा है यार, बहुत बोर्ड परेशान कर रहा है। अरे ये तो एक तो इतना टफ चैप्टर है, पूरा जान रहे हो, दाएं बाएं एकदम करते करते तबाह हो गए एकदम। नहीं सॉफ्टवेयर से दिक्कत नहीं है एकदम, जिसको पैर पैरनाट कहा जाता है ना, पैर पैरनाट छुड़ा दे रहा है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों देखो क्या होता है, जैसे मान लो अगर कोई हमारे पास क्या है, एक छोटा सा मान लो हमारे पास बीकर है और इसमें छोटा सा हम पानी ले लेते हैं और इसको क्या करते हैं, जब इसको हम लोग गर्म करेंगे क्या देंगे यहाँ पे, जब हम लोग इसको हीट देंगे तो क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा, और बॉयल होकर के क्या बनाएगा, वाटर वेपर बनाएगा। क्या बनाएगा, वाटर वेपर बनाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये जो वाटर वेपर है ये क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेगा ना, ऊपर की ओर उठेगा। इसी बात को समझाया गया। कहता है कि यू नो
दैट वाटर रिक्वायर्स हीट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या है, दिस इज लिक्विड। वाटर क्या होता है भाई, लिक्विड होता है, और लिक्विड को जब हम लोग गर्म कर रहे हैं तो ऊपर किसके, वेपर के रूप में, मतलब गैस के रूप में ऊपर उठ रहा है। डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंसेस इनटू द लिक्विड। अब एक बात और समझ लो, अगर कहीं पे हम लोगों के पास क्या है, वाटर वेपर है, हमारे पास बच्चे क्या है, वाटर वेपर है, तो जब इसको हम लोग क्या करेंगे, कोल्ड करेंगे, मतलब ठंडा करेंगे, कूल डाउन करेंगे, तो ये किस चीज में बदल जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट में बदलेगा। किसमें, वाटर ड्रॉपलेट में बदल जाएगा। क्लियर है ना, वाटर ड्रॉप्स में बदल जाएगा। ठीक है, वाटर ड्रॉप्स में। और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, ये क्या होगा भाई, वाटर ड्रॉप्स जो हैं, जब इस तरह की घटना होती है, मतलब वाटर वेपर से जब वाटर ड्रॉप्स हम लोग प्राप्त करते हैं, तो यहां पे क्या होता है, हीट रिलीज होता है। हीट क्या होता है, रिलीज होता है ना, रिलीज करता है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं क्या बताया गया है तुम लोगों को। थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा तुम लोगों के लिए इसको हम इरेज कर देते हैं, साफ कर देते हैं, ताकि तुम लोगों को अच्छे से दिखाई दे सके, आगे मैं समझा सकूं ना। चलो इसको मैं साफ कर देता हूं। आप आगे देखो तुम लोगों को क्या बताया गया है इसमें। कहता है does the water give back heat when vapor condenses into the liquid? Yes, it gives heat ना। कहता है can you recall any experience to support this? क्या आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस बता सकते हैं जिससे ये जो बात है ये क्या हो जाए, साबित हो जाए, सिद्ध हो जाए। आप लोग क्या ऐसा कोई बात को बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, नाउ वी हैव नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, साइक्लोन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। कहता है कि द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज अ काल्म एरिया। अब देखो जो साइक्लोन होता है ना, उसका जो सेंटर होता है ना, दैट इज वेरी काल्म एरिया। थोड़ा सा मैं साइक्लोन को दिखा देता हूं आपको। देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, ये साइक्लोन दिख रहा होगा आप लोगों को। ये साइक्लोन में ऐसे 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 हवा क्या घूमते रहता है, और इसका जो बीच का जो सेंटर होता है ना, बीच का जो जगह होता है वो क्या होता है, दिस इज वेरी काल्म एरिया। काम का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, काम का अर्थ होता है शांत, स्थिर होता है। जो बीच का जो जगह है ये पूरी तरह से काल्म होता है, मतलब शांत होता है। चलो आगे देखो क्या समझाया गया है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आ जाता हूं ताकि तुम लोगों को अच्छे से दिख सके। अब देखो कहता है द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज काल्म एरिया, इट इज कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म। अब अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि क्या होता है स्टॉर्म का आई क्या होता है, और डिफाइन द टर्म आई ऑफ द स्टॉर्म, तो आप लोग बता सकते हैं, क्या बताएंगे, द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज अ काल्म एरिया, इट इज कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म। और इसको स्टॉर्म का क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। अ लार्ज साइक्लोन इज अ वायलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर। देखो एक और बात यहां पे बताया गया है कि एक जो बड़ा साइक्लोन होता है, अ लार्ज साइक्लोन इज अ वायलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर। बहुत तेजी के साथ घूमता हुआ क्या होता है, ये हवा होता है ना, वायलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ एयर ये होता है एटमॉस्फेयर में, हम लोगों के वायुमंडल में। आगे देखो 10 to 50 किलोमीटर हाई, और इसकी ऊंचाई कितना होती है, 10 से 15 किलोमीटर तक ऊंचा हो सकता है। द डायमीटर ऑफ द आईज वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर। और जो आई होता है ना, वो सोचो कि 10 से 30 किलोमीटर तक क्या रेडियस में हो सकता है ना। आ रही होगी बात समझ में, कितना खतरनाक ये होता है। इट इज रीजन फ्री ऑफ द क्लाउड्स एंड हैज लाइट विंड्स। ठीक है, और वहां पे क्या होता है, जो आई वाला जगह होता है वहां पे बिल्कुल भी क्लाउड नहीं होते हैं। आ रही बात समझ में। और वहां के जो विंड, जो हवा होता है ना, बहुत हल्का होता है। अराउंड दिस काल्म एंड क्लियर आई, कहां पे, ये आई के चारों तरफ का बात चल रहा है। जैसे मान लो अगर कोई थंडर, एक मिनट वेट फॉर अ मिनट ना, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूं। मान लो कि इस तरह से कोई थंडर स्टॉर्म ऐसे ऐसे बन रहा है, ऐसे ऐसे, तो जो बीच वाला जो ऐसे लाइन है ना, ये किस तरह का होगा भाई, इसी को बीच वाला जो काल्म एरिया है दैट इज कॉल्ड आई। ठीक है, तो यहाँ पे जो हवा है ना, एकदम क्या होगा, एकदम वहां पे एकदम विरल होगा, मतलब बहुत कम हवा होगा। आगे देखो क्या समझाया गया है तुम लोगों को। कहता है इट इज रीजन फ्री ऑफ द क्लाउड्स, और वहां पे कुछ भी हवा वगैरह नहीं होगा। एंड हैज लाइट विंड्स, और वहां का जो हवा होगा वो बिल्कुल हल्का होगा। अराउंड दिस काल्म एंड क्लियर आई देयर इज अ क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150। अब देखो यहां तक समझ में आ गया। देयर इज अ क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज। ठीक है, और वहां पे एक किस तरह का रीजन का रहा है, क्लाउड रीजन का रहा है, जो कितना किलोमीटर हाई होता है, 150 किलोमीटर हाई पे होता है।
अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज, और उसका साइज होता है 150 किलोमीटर। आगे देखो, इन दिस रीजन देयर आर हाई स्पीड विंड्स, और यहाँ पे बहुत तेज हवा चलती है, और उस हवा की गति कितना होता है 150 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर पर आवर हो सकता है, मीन्स 150 किलोमीटर टू 250 किलोमीटर पर आवर। एंड थिक क्लाउड्स विथ हैवी रेन, और ये जो इतना ज्यादा यहाँ पे क्या होता है, बादल जो है इसके चलते वहां पे क्या होता है, बहुत हैवी रेन होता है, बहुत ज्यादा बरसात होता है मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखो, अवे फ्रॉम दिस रीजन द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेज, और इससे आगे जब दूर हटते जाएंगे जैसे जैसे, तो वहां पे क्या होगा, अवे फ्रॉम दिस रीजन द विंड स्पीड, जो हवा का जो स्पीड है धीरे धीरे वो क्या होते जाता है, कम होते जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और ये जो साइक्लोन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ना, दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। अ मॉडल इज शोन इन फिगर 8.11, एक हमारे पास फिगर दिया गया है 8.11, इसमें तुम लोगों को कुछ मॉडल के बारे में समझाया गया है। यहाँ पे देखो तुम लोगों को क्या है 8.11 एक हमारे पास दिया गया है फिगर, इसमें साइक्लोन कैसे क्रिएट होता है इसका एक मॉडल समझाया गया है हम लोगों को। यहां पे कहा गया है, क्या कहते हैं, गेल्स ग्रेजुअली इंक्रीजेस, आगे कहता है हरिकेन विंड्स एंड गेल्स ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। देखो यहां पे देख रहे हो ना, हवा बहुत तेज 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 गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। यहां पे कहता है सिंकिंग एयर, और ये बात समझ में, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं क्योंकि इसके बीच में मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर दिया था। ये आउटफ्लो देखो, ये पूरी तरह से किस चीज का है, किस चीज का बना हुआ है, साइक्लोन का फिगर बना हुआ है। इस साइक्लोन के फिगर में क्या हो रहा है, जो एयर है ये राउंड 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 और मूव कर रहा है, और ये जो इसका बीच का रीजन है, ये वाला जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड आई ऑफ व्हाट, आई ऑफ व्हाट, किसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बताइए, साइक्लोन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो साइक्लोन का ये आई है, और देख रहे हैं यहाँ पे जो ये ऊपर वाला जो रीजन है, यहाँ पे क्लाउड क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, और यहाँ पे विंड स्पीड जो है वो भी 150 किलोमीटर टू अराउंड 150 किलोमीटर टू 250 किलोमीटर यहाँ पे होता है। और यहाँ पे एयर प्रेशर क्या होता है, बहुत लो हो जाता है, तो चारों तरफ से उस एयर प्रेशर लो होने के चलते जो चारों तरफ से जो विंड आता है बहुत तेजी के साथ क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, रोटेट करते रहता है ना, यही चीज यहां पे दिखाया गया है। चलो आगे हम लोग समझते हैं आगे क्या दिया गया है। अब देखो हम लोग समझते हैं 8.6, इसमें क्या बताया गया है, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन। ये जो साइक्लोन इतना खतरनाक होता है, जो इतने हाई स्पीड के साथ घूमता है, इतना क्लाउड्स होता है, थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, वहां पे बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, ये क्या हानि पहुंचा सकता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, ये बहुत अधिक हादसा कर सकता है, बहुत डिस्ट्रक्टिव, तोड़ फोड़ मचा सकता है। देखो क्या, स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टुवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज हंड्रेड्स ऑफ द किलोमीटर्स अवे। देखो जब समुद्र के किनारे से 100 किलोमीटर दूर ही रहता है, तभी क्या होता है, हाई टाइड्स बनने लगता है, समुद्र का जो लेयर है बहुत ऊंचा ऊंचा उठ करके पानी, और कहां पे आने लगता है, सिटीज में घुसने लगता है, जहां पे लोगों की संख्या बहुत अधिक है, घरों की संख्या बहुत अधिक है। कहता है दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशंस ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन, और यही पहला इंडिकेशन होता है कि जो साइक्लोन है अब वो शहर के नजदीक आ गया है। द वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द विंड आर सो पावरफुल, वो जो विंड के कारण जो हवा चलता है उसमें साइक्लोन के समय, तो उसके चलते जो वाटर लेवल है ना वो इतना हाई होकर के आता है, और वो क्या होता है, बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। कहता है द वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम देम, कोई भी आदमी उससे बच के नहीं निकल सकता है। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर, चूंकि उसके आई के बीच में तो एकदम लो प्रेशर का केंद्र बना हुआ रहता है, तो चारों तरफ से पानी को क्या करता है, वाटर को सक डाउन कर लेता है, तो चूस लेता है एकदम ना अंदर पे। द राइजिंग वाटर में बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर्स, और उसके पानी के लेवल को कहां तक उठा करके ले जाता है, चूस करके पानी को ऊपर तक ऐसे उठा के लिफ्ट कर लेता है, तो ऊपर उठाता है कितना, 3 से 12 मीटर तक, मतलब समझ रहे हो, 12 24 12 36, मतलब 36 मीटर्स, 12 3 कितना होता है, 36 होता है, तो लगभग 36 मीटर्स तक ऊपर ले जाता है पानी को। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। देखो आगे क्या बताया गया है, नाउ वी हैव फिगर 8.13, इट एपियर्स लाइक अ वाटर वॉल, ठीक है। आप देख सकते हैं यहां पे एक
फिगर है हमारे पास 8.13। एक्चुअली इट इज नॉट क्लियरली गिवन इन दिस बुक, सो इट इज नॉट क्लियरली लुकिंग ना। तो ये इसको आप लोग थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे कि जो सी, आप लोग नेट पे भी सर्च करके देख सकते हैं कि वाटर लेवल क्या होता है, बहुत ऊपर हाई राइज हो जाता है। अब चलो इसको हम सीधे मैं पढ़ाता हूं चूंकि वो दिख नहीं रहा है क्लियरली। नाउ वी हैव फिगर 8.13। इट अपीयर्स लाइक अ वाटर वॉल मूविंग टुवर्ड्स द शोर। लगता है ना कि पानी का एक दीवार चलते हुए किधर आ रहा है, समुद्र के किनारे की तरफ आ रहा है। एज ए रिजल्ट द सी वाटर इंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरियाज कॉजिंग सीवर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और वो जो पानी आता है ना, तो वहां पे जो लो लाइंग एरियाज होते हैं, मतलब जो समुद्र के किनारे के नजदीक बसे हुए नीचे वाले जो जगह होते हैं या शहर होते हैं, वहां पे भयंकर तबाही मचाता है और लोगों को जन धन की बहुत ज्यादा हानि होती है बच्चों। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और इसके चलते क्या होता है, वहां के जो खेत होते हैं ना, चूंकि जो सी का वाटर मतलब समुद्र का जो पानी होता है दैट इज सलाइन, ठीक है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे सॉल्ट्स घुले होते हैं और वो नमकीन होता है, खारा पानी होता है। तो क्या होता है, वहां का जो जमीन होता है, लैंड होता है, उसको अनुपजाऊ बना देता है। वहां पे कोई भी खेती बाड़ी फिर नहीं हो सकती है, कोई भी एग्रीकल्चर का काम वहां पे नहीं हो सकता है ना। आगे देखो क्या कहता है कि कॉन्टिन्यूअस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन। और बहुत ज्यादा जो बरसात होने लगता है शहर में, तो वो सिचुएशन को और वर्स्ट कर देता है। उस कंडीशन में क्या होता है, बहुत अधिक बाढ़ आ जाता है वहां पे। हाई स्पीड विंड्स एक्कम्पनाइंग अ साइक्लोन कैन डैमेज हाउसेस, टेलीफोन। अब देखो बहुत तेज तो हवा उसमें चलती ही है, साथ ही साथ क्या होता है, बरसात भी अब हो रही है साइक्लोन में, तो उसमें क्या होता है, घर को भी नुकसान पहुंच रहा है, साथ में टेलीफोन लाइंस को नुकसान पहुंच रहा है। और जितना भी कम्युनिकेशन का वहां पे साधन होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसको क्या करता है, वो तहस नहस करके छोड़ देता है, तोड़ फोड़ वहां पे मचा देता है। और ट्रीज वगैरह जो भी होते हैं ना, वो क्या होते हैं, अपरूट हो जाते हैं, उखड़ करके हवा में उड़ने लगते हैं। सोचो कि कितना वर्स्ट कंडीशन वहां पे हो जाता होगा, एकदम रोग, जितने भी लोग हैं घर में दुबक जाते हैं, सब लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं, बीमारी चारों तरफ फैल जाता है, चारों तरफ लोग मरने लगते हैं, बहुत खराब स्थिति होता है, तुम समझ सकते हो, ठीक है। आगे देखो क्या बताया गया इसमें, और आगे क्या होता है, अ साइक्लोन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और दुनिया के अलग अलग जगहों पे ये जो साइक्लोन है ना, साइक्लोन को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इट इज कॉल्ड हरिकेन इन अमेरिकन कॉन्टिनेंट। जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है ना मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, हरिकेन के नाम से जाना जाता है। और क्या है, इन फिलीपींस एंड जापान इट इज कॉल्ड टाइफून। जापान में और फिलीपींस में इसको किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। चलो अब हम लोग देखते हैं फिगर हम लोग क्या देखते हैं, दिस इज फिगर 8.14। कहता है कि रीजन्स नियर द इक्वेटर वेयर साइक्लोन्स फॉर्म, साइक्लोन्स आर वर्ल्ड वाइड फेनोमेना। ठीक है, साइक्लोन्स फॉर्म, साइक्लोन्स आर वर्ल्ड वाइड फेनोमेना। ये एक्चुअली दिस इज द फिगर ना, ये यहाँ पे फिगर है, तो ये तो आप लोगों को थोड़ा अच्छे से नहीं दिख पा रहा है। ये देख रहे होंगे कि जो पूरे दुनिया में अलग अलग जगह पे जो साइक्लोन्स होते हैं उनका अलग अलग नाम होता है। इसको थोड़ा सा आप समझने का कोशिश कीजिएगा, कहाँ कहाँ दिया गया है। इधर देखिए कह रहा है नॉर्थ पैसिफिक ओशन दिखा रहा है, यहाँ पे टाइफून के नाम से जाना जा रहा है। ये जो साइक्लोन है साउथ पैसिफिक ओशन, इधर हरिकेन है, इधर कहता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, इधर भी हरिकेन के नाम से जाना जा रहा है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। और इंडियन ओशन में इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, वी नो वाई द नेम ऑफ द साइक्लोन, इट इज गिवन हियर इन योर पिक्चर। ठीक है, यहां तक अब हम लोग समझ लिए हैं। आगे देखो क्या कहता है। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ब्लू कलर के स्ट्रिप में क्या बताया गया आप लोगों के लिए। कहता है कि द डायमीटर ऑफ अ टोर्नेडो कैन बी एज स्मॉल एज अ मीटर एंड एज लार्ज एज अ किलोमीटर। जो देखो जो टोर्नेडो का जो साइज होता है ना, 1 मीटर से लेकर के 1 किलोमीटर या उससे भी कुछ ज्यादा हो सकता है, और इवन वाइडर ना। कहता है द फनल ऑफ अ टोर्नेडो सक्स डस्ट। अब देखो जो टोर्नेडो होता है वो फनल की तरह होता है, इस तरह से। आप लोग धूप के दिन में देखते हैं ना, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने वाला चलता है ना। कभी कभी धूप के दिन में आप लोग शहर में कहीं पे जाते होंगे तो देखते होंगे उसमें बहुत सारा कचरा ऊपर उठ जाता है, उसी की बात चल रही है। कहता है द फनल ऑफ टोर्नेडो सक्स डस्ट डिवेरीज एंड एवरीथिंग नियर इट एज द बेस ड्यू टू लो प्रेशर। अब क्या होता है, टोर्नेडो का जो बेस होता है ना, वहां पे जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, बहुत लो होता है। तो लो प्रेशर के चलते वो क्या करता है, उसके बेस के पास जो भी चीज आता है, कूड़ा कचरा कुछ भी चीज आए, पॉलीथीन, कभी कभी तो कुर्सी चेयर वगैरह को भी खींच लेता है, या छोटे छोटे जो क्या होते हैं रोड साइड पे गुमटीज जो लगे होते हैं उनको भी ऊपर उठा लेता है। ठीक है, कहता है
कि ड्यू टू लो प्रेशर एंड थ्रो देम आउट नियर द टॉप, और नीचे पे चूसता है और ऊपर क्या करता है, फेंकते जाता है। क्योंकि नीचे पे बहुत लो प्रेशर होता है और ऊपर में क्या होता है, प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, तो वहां से रिलीज कर देता है, फेंक देता है उसको बाहर की तरफ। हियर आर अ फ्यू अकाउंट्स ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ टॉर्नेडोज फ्रॉम डिस्कवरी चैनल्स यंग डिस्कवरी सीरीज। अब देखो क्या है, तुम डिस्कवरी चैनल पे देख सकते हो या फिर नेट पे सर्च करके देख सकते हो कि टॉर्नेडो में क्या होता है। कभी कभी कुछ लोग टॉर्नेडो में घुस गए, अब उनको हवा ऊपर उठा लिया और ऊपर उड़ा करके कुछ दूर फेंक दिया, तो आप उसको नेट पे सर्च करके देख सकते हो। तो जो उनका एक्सपीरियंस है, जो लोग बताते हैं कि भीतर क्या होता है, तो उससे भी हम लोग कुछ बातों को समझ सकते हैं। देखो आगे क्या कहता है, कहता है आई सॉ द क्लाउड कमिंग एंड ट्राई टू टेक शेल्टर इनसाइड। जैसे ही मैंने किस बादल को आते हुए देखा, मैं भागते हुए आया और कहां पे, अपने शेल्टर घर के भीतर में क्या होगा, छुप गया। कहता है बट एज सुन एज आई रीच्ड फॉर द डोर नॉब, ठीक है, जैसे ही मैं गेट तक पहुंचा, कहता है द हाउस टुक अप इनटू द स्काई, वैसे ही घर आकाश में उड़ गया। वो जो एक्सपीरियंस बता रहा है व्यक्ति अपना, आई वॉज नॉट हर्ट एट ऑल, और उसको किसी तरह का क्या नुकसान नहीं हुआ। कहता है आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड टू क्लीन द डिबेरीज फ्रॉम द वेट फील्ड्स, और स्टॉर्म के बाद उसको अपना जो खेत था वहां से क्या जो भी कूड़ा कचरा था उसको हटाना पड़ा। बी पिक्ड अप स्प्लिंटर्ड बोर्ड्स एंड ट्री ब्रांचेज एज वेल एज द डेड चिकन्स। वो बता रहा है कि हम लोगों को वहां से सब चीज हटाना पड़ा, जो बोर्ड था, कचरा था, और वहां पे जो कुछ मुर्गी मर गए थे उसमें टॉर्नेडो में, उन सारे चीजों के बारे में बता रहा है। विद देयर फीदर्स ब्लोन ऑफ, और वो जो मुर्गी थे उनके जो पंख थे वो उड़ गए थे पूरी तरह से टॉर्नेडो के कारण। रैबिट्स लुक लाइक दे हैड बीन स्किन, ठीक है, और जो रैबिट थे, जो खरगोश थे, वो भी ऐसे दिख रहे थे जैसे उनके ऊपर का स्किन क्या किया गया है, पूरी तरह से चिथड़े उड़ा दिया गया है उसका। अ टॉर्नेडो शेल्टर इज अ रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड और ग्राउंड, कहता है अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज। देखो जो टॉर्नेडो जहां पे आता है ना बहुत ज्यादा, वहां पे क्या किया जाता है, क्योंकि भारत में टॉर्नेडो आता है लेकिन उतना भयंकर नहीं आता है, कुछ ऐसे देश हैं वहां पे टॉर्नेडो बहुत खतरनाक आता है, वो घर को ही उड़ा के ले जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं लोग, जमीन के नीचे जो अर्थ है उसके नीचे घर बनाते हैं और उसमें कोई खिड़की उड़की नहीं रहता है। जैसे ही देखेगा कि अब टॉर्नेडो आने वाला है, समझ में आने लगा, उसमें घुस करके और चुपचाप अंदर नीचे छुप जाता है ना। और ये बात समझ में, विंडोज एंड टेक शेल्टर अंडर द टेबल। और इस कंडीशन में अगर मान लो उस तरह का शेल्टर हाउस नहीं है तो हम लोगों को टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए और अपना हाथ पैर सिकोड़ करके बैठ जाना चाहिए। कहता है वर्क बेंच या फिर टेबल, आगे कहता है वेयर डिवेरीज कैन नॉट रीच वन हैज टू बो डाउन ऑन नीज प्रोटेक्टिंग हेड एंड नेक यूजिंग द आर्म्स। और लोगों को ऐसा हुकड़ू बन के ऐसे अपना क्या करना चाहिए, हाथ पैर को सिकोड़ करके और बैठ जाना चाहिए। आगे क्या बताया गया है, कहता है टॉर्नेडोज। अब देखो किसकी बात चल रही है, टॉर्नेडोज। इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट, हम लोगों के देश में ये साधारणतया नहीं आता है। अ टॉर्नेडो इज अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड। टॉर्नेडो क्या होता है, डार्क फनल शेप्ड क्लाउड होता है, मतलब बादल होता है जो फनल की तरह, कीप की तरह का होता है, ऊपर से मुंह खुला और नीचे से थोड़ा सा छोटा। तो इस तरह का क्या होता है, उसका शेप होता है। और ये किस चीज का बना, क्लाउड्स का, ठीक है। दैट रीचेज फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड, और वो आकाश से नीचे जमीन की तरफ आते हुए प्रतीत होता है। मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज आर वीक, ज्यादातर टॉर्नेडो कैसे होते हैं, वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, बहुत ज्यादा हानि नहीं पहुंचाते हैं। अ वायलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रेवल एट स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो बहुत अधिक बड़े टॉर्नेडो होते हैं जो ज्यादा हानि पहुंचा सकते हैं, उनका जो स्पीड होता है दैट इज मोर देन 300 किलोमीटर पर आवर। आगे कहता है कि टॉर्नेडोज में फॉर्म विद इन साइक्लोन्स, ठीक है। साइक्लोन्स जब आता है बहुत बड़े स्तर पे, ह्यूज लेवल पे आता है, उसी में बीच बीच में छोटे छोटे टॉर्नेडो क्या होते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू साइक्लोन्स। देखो समुद्र के किनारे बसे हुए जितने भी जगह है ना भारत में, वो सब बहुत वल्नरेबल कंडीशन में है और वहां पे हमेशा साइक्लोन्स आते रहते हैं। पार्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट, पार्टिकुलरली जो हम लोगों का पूर्वी कोस्ट है, पूरब साइड वाला, वहां पे ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं पश्चिमी कोस्ट के अपेक्षा। द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया इज लेस वल्नरेबल टू साइक्लोनिक स्टॉर्म्स बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन।
हाँ, तो पूर्वी कोस्ट पे जो आता है ना साइक्लोन, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा वल्नरेबल होता है, ठीक है। तो उसके चलते वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और ये पश्चिमी तट पे उतना वल्नरेबल नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो साइक्लोन है ना, किसके माध्यम से, किसकी बात चल रही है यहाँ पे, इंटेंसिटी की बात चल रही है, मतलब उसका जो सामर्थ्य है उतना खतरनाक ये नहीं होता है, और साथ में फ्रीक्वेंसी, दोनों की यहाँ पे बात चल रही है। चलो आगे देखते हैं क्या बताया गया है। कह रहा है इफेक्टिव, कहता है इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स, और उसमें गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या सेफ्टी मेजर्स लेना चाहिए, इसका यहाँ पे बात चल रहा है। क्या बताया गया है, अ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विसेज, इसमें साइक्लोन के लिए जो फोरकास्ट होता है और वार्निंग सर्विसेज होता है उसको बहुत तगड़ा होना चाहिए, ताकि आदमी को पहले से ही पता चल जाए कि साइक्लोन आने वाला है। दूसरा क्या कहता है, रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ द वार्निंग्स टू द, अब देखो जो कम्युनिकेशन का जो वार्निंग आता है ना, क्या रेडियो वगैरह से जो भेजा जाता है, हाँ, तो ये वार्निंग जल्दी से पहुंच जाना चाहिए गवर्नमेंट एजेंसीज को। साथ ही साथ ये पोर्ट्स पे जो काम करने वाले लोग हैं वहां तक पहुंच जाना चाहिए, फिशरमैन के पास पहुंच जाना चाहिए, जो मछली पकड़ने वाले मछुआरे हैं उनको पहुंच जाना चाहिए, शिप्स एंड टू द जनरल पब्लिक, और सभी लोगों को ये जो वार्निंग मैसेज है ये क्या है, समय पे पहुंच जाना चाहिए। आगे क्या बताया गया है मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम लोगों को बताया गया है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द cyclone shelters in the cyclone prone areas and administrative arrangements for moving people fast to safer places, और जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पे क्या होना चाहिए, साइक्लोन से जिन लोगों को हानि पहुंचा है उनको रहने के लिए शेल्टर की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में साथ क्या होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट भी वहां पे बहुत अच्छा होना चाहिए, और वहां से जो लोग निकले उनको सेफ प्लेस पे पहुंचाने का भी वहां पे व्यवस्था होना चाहिए। आगे कहता है कि एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, अब कहता है कि आदमी, ये तो गवर्नमेंट ये सब काम करेगी ना, अब हम लोगों को क्या एक्शन लेना चाहिए उसके बारे में बताया गया कि आम लोग वहां पे क्या कर सकते हैं। वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इश्यूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर्स, हम लोगों को जो वार्निंग दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो वार्निंग देता है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उस समय मछली पकड़ने नहीं जाना चाहिए समुद्र में, और जितना सुरक्षित जगह हो सके वहां पे हम लोगों को जाने की तैयारी करना चाहिए। वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू शिफ्ट द essential household goods, domestic animals and vehicles etc. to safer places, और हम लोगों के घर के जितने भी सामान हैं, जो जरूरी सामान, जानवर हो गए, गाड़ी हो गया, रुपया पैसा हो गया, उसको हम लोगों को कहां करना चाहिए, सेफ जगह पे ले जाना चाहिए। अवॉइड ड्राइविंग ऑन द रोड्स थ्रू द स्टैंडिंग वाटर, हम लोगों को जहां पे पानी बहुत अधिक बह रहा हो वहां पे गाड़ी वगैरह ड्राइव करने से बचना चाहिए। एज फ्लड्स में हैव डैमेज्ड द रोड, क्योंकि उस समय क्या होता है, बाढ़ के चलते रोड हो सकता है दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, ठीक है, वहां पे रोड पे बड़ा बड़ा गड्ढा बन जाएगा, वहां पे क्या हो सकता है, हम लोगों को दुर्घटना हो सकता है। कीप रेडी द फोन नंबर्स ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर्स, हम लोगों को सभी जितने भी इंपॉर्टेंट फोन नंबर्स हैं उनका एक लिस्ट रेडी करके रख लेना चाहिए। सम अदर प्रिकॉशंस इफ यू आर स्टेइंग इन साइक्लोन हीट एरियाज, कुछ और भी प्रिकॉशंस दिया गया है यहाँ पे, अगर आप साइक्लोन हीट एरिया में रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप उड़ीसा वगैरह के व्यूअर है ना, तो आपके लिए यह है, ध्यान से देखिएगा। डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटामिनेटेड, ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसीज, कभी भी गंदा पानी मत पीजिए, क्योंकि इस समय क्या होता है ना, बहुत सारे डिजीज फैलने का भी चांसेस रहता है, हो सकता है आपको हैजा वगैरह हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या है, आप लोगों को वहां पे बचना है, डायरिया वगैरह से आप लोगों को बचना है। कहता है डू नॉट टच वेट स्विचेज एंड फॉलन पावर लाइंस, आप लोगों को अगर कहीं इलेक्ट्रिक का तार गिरा हुआ है तो वो सबको टच नहीं करना है, कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को आप लोगों को छूना नहीं, हो सकता है आप लोगों को करंट लग जाए। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द फन, कभी कभी लोग, आजकल मोबाइल का जमाना है, वीडियो बनाने के लिए निकल जाते हैं, फिर कोई फन के लिए निकल जाते हैं, ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है उस समय मेरे प्यारे बच्चों। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स, और कभी भी जो लोग हम लोगों की सहायता करने के लिए गवर्नमेंट इंप्लॉय होते हैं या वॉलंटियर्स होते हैं, उन पे किसी तरह का इलीगल दबाव हम लोगों को नहीं उत्पन्न करना चाहिए, उससे क्या होगा, वो उनके काम में बाधा पहुंचेगा। आगे देखो, कोऑपरेट एंड हेल्प योर नाइबर्स एंड फ्रेंड्स, और आपके अगल बगल में अड़ोसी पड़ोसी जो भी होंगे उनको क्या करना है, कोऑपरेट करना है और हेल्प करना है मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखो क्या बताया गया है, कहता है 8.8 एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड। अब देखो इससे पहले थोड़ा सा यहां पे देखो दिखाया गया है, कहता है एन एनीमोमीटर फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ द विंड,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इससे क्या हो रहा था बच्चा, ये छूट रहा था ना, तो इसको अभी मैं जानबूझ के छोड़ा था ताकि वहां पे क्या हो, हम लोगों का रिदम न टूटे। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये देख रहे हो ना, यहाँ पे 2 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। ये क्या किस चीज को मेजर करता है? विंड के स्पीड को मेजर करने के लिए है। यहाँ पे देखो एक बात समझाया गया है, थोड़ा सा इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। देखो क्या बताया गया है। वी हैव लर्न दैट ऑल स्टॉर्म्स आर लो प्रेशर सिस्टम। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जितने भी स्टॉर्म होते हैं लो प्रेशर सिस्टम्स के कारण आते हैं। विंड स्पीड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टॉर्म। कोई भी स्टॉर्म के फॉर्मेशन में जो हवा का जो क्या है स्पीड है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू मेजर द विंड स्पीड। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम लोग हवा कितने स्पीड से कितनी गति से बह रही है उसको क्या किया जाए, मेजर किया जाए। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द विंड स्पीड इज कॉल्ड एनीमोमीटर। जिस यंत्र की सहायता से हम लोग हवा की गति को मापते हैं उसको एनीमोमीटर के नाम से जाना जाता है। और वो जो यंत्र है बच्चा, उसका जो फिगर है ना वो ए है एनीमोमीटर का। क्लियर है? आप लोगों को याद रहेगा। चलो अब हम लोग कहाँ चलते हैं, नीचे। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? एडवांस टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड। कहता है दिस डेज वी आर बेटर प्रोटेक्टेड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी। अब क्या है, पहले के जमाना हमारा टेक्नोलॉजी क्या हो गया है, बहुत अधिक एडवांस हो गया है, इसलिए अब हम लोग बहुत ज्यादा क्या है, प्रोटेक्टेड है। कहता है कोस्टल रेसिडेंट्स, अब जो क्या होता है समुद्र के किनारे के जो रहने वाले लोग हैं, मे हैव हैड लेस देन अ डे टू प्रिपेयर और इवैक्यूएट देयर होम्स फ्रॉम एन ऑन कमिंग साइक्लोन। एक दिन से भी कम का समय होता है जब साइक्लोन आता है। जो किनारे पे समुद्र के किनारे रहने वाले लोग होते हैं, द वर्ल्ड टुडे इज वेरी डिफरेंट। आज का जो दिन है ना, जो दुनिया है वो बहुत अलग है। कहता है थैंक्स टू सैटेलाइट्स एंड रडार्स। आज सैटेलाइट्स को और रडार्स को हम लोगों को क्या करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। साथ ही साथ हम लोगों को साइंटिस्ट्स को भी धन्यवाद देना चाहिए। क्यों भाई, क्यों देना चाहिए? क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे महत्वपूर्ण उपकरण का खोज किया है। और साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच इज इश्यूड 48 आवर्स इन एडवांस ऑफ एनी। और आज के पहले 24 घंटे पहले दिया जाता था ये वार्निंग। आज हम लोगों को 48 आवर्स पहले ही ये क्या मिल जा रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है। 48 घंटे पहले, मतलब 2 दिन पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है। इसलिए हम लोग बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। एक्सपेक्टेड स्टॉर्म्स एंड अ साइक्लोन वार्निंग इज इश्यूड 24 आवर्स इन एडवांस। और साइक्लोन की वार्निंग हम लोगों को 24 घंटे पहले मिल जाती है। द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी आवर और हाफ आवर व्हेन अ साइक्लोन इज नियरर द कोस्ट। ठीक है, कहता है द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी आवर। प्रत्येक घंटे में क्या होता है, मैसेज ब्रॉडकास्ट होते रहता है। और हाफ आवर व्हेन अ साइक्लोन इज नियरर द कोस्ट। और जब समुद्र के किनारे, अब तो मिनट मिनट का पल पल का खबर हम लोगों के पास रहता है कि अब साइक्लोन यहाँ है, अब साइक्लोन यहाँ है, अब साइक्लोन यहाँ है। आप लोग सुनते हैं ना, हुदहुद तूफान एक बार आया था, तो आप लोग उसके बारे में सुने होंगे। आप लोग जाकर के नेट पे सर्च करते हैं। सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल, कहता है ऑर्गेनाइजेशंस कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर। बहुत सारे ऐसे नेशनल और इंटरनेशनल क्या हैं, एनजीओ वगैरह हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस डिजास्टर में, साइक्लोन के डिजास्टर में हम लोगों को, पीपल को, कॉमन पीपल को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। आप इस डिजास्टर का अब जो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिजास्टर में मदद करते हैं, उनका नाम हमको क्या करेंगे, मैसेज करके बताएंगे आप लोग खोज करके। थैंक यू वेरी मच। आप लोग हमको सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।